ओके, हाय गाइस, सॉरी हल्का सा कुछ टेक का इशू था, दैट्स व्हाई हल्का सा मैं लेट हो गया। हाय हर्ष, हाय आशीष, हाय एवरीवन। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, तो कल हमने कवर किया था। सो येस्टरडे वी कवर्ड 1A 1B 1C और 1D। आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो आज हम पूरा कोशिश करेंगे कवर करने का। एक सेकेंड। ओके, आज हम यहाँ पे जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो 1E है हमारा। 1E हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा 2A 2B, ठीक है, ये हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं यहाँ पे। उसके अलावा हमारा 3A 3B और 3C। आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये वाले टॉपिक्स रहेंगे हमारे। ठीक है, हाँ ठीक है। कल के क्लास में कुछ डाउट्स वगैरह है, इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग यू कैन आस्क मी, कुछ भी क्वेश्चंस एनीथिंग बिफोर आई मूव फॉरवर्ड। और हल्का सा थोड़ा सा मैं फास्ट जाने की मैं आज यहाँ पे कोशिश करूंगा आज यहाँ पे। केशव छोड़ उसकी यार, कितनी क्लासेस होंगी यार, वो छोड़ उसको यहाँ पे। मतलब कि ढंग से करते हैं, ठीक है। मैं काउंट मैं भी नहीं करता कि कितनी क्लासेस हो रही है, लाइक गो विद द फ्लो। ठीक है, कैन आई मूव फॉरवर्ड यहाँ पे? ठीक है, तो कुछ डाउट्स वगैरह नहीं है, होपफुली तो मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे। तो इसके अंदर यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा 1E कॉम्पिटेंसी यहाँ पे। पॉल पूल किस लिए पूल? ठीक है, पॉल पूल का मैं बोल दूंगा यहाँ पे। जितेश, ठीक है। क्वेश्चंस का मृणाल एक बार जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना वहाँ पे लिख दीजिए कि आपको क्वेश्चंस मिल नहीं रहे, या फिर बाकियों से पूछ लीजिए। मेरे को भी आइडिया नहीं है कि वो ऐप को कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल हर्ष, ये बात मैंने आपको कल ही बोली थी कि दो ऑप्शंस बिल्कुल आपको सिमिलर लगेंगे। वो यार एक्सपीरियंस तो है इतना, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इतना तो मुझे पता रहता है कि बच्चे कहाँ फंसते हैं, क्या दिक्कत आती है, कौन से टॉपिक में मेन फंसते हैं, वो भी पता रहता है मुझे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने ये बात किया था कि हमारे होते क्या है एथिक्स, और अगर हमने बात किया था कि हमारी जो बॉडी होती है यहाँ पे उसमें दो थी, एक थी डीसीपी, एक थी डीआरसी और एक थी पीसीबी। ये आपको रिव्यू करती है। उसके अलावा हमने बात किया था 1A था कि लॉ की नॉलेज आपको होनी चाहिए। सेकंड था कि आप किसी के, तो सेकंड हमने बात की था 1B का बात किया था, जिसमें हमने यहाँ पे बात करा था कि आपको बिना किसी के दबाव के काम करना है यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि जो आप रिपोर्ट लिखो बिना किसी बायस के लिखो यहाँ पे। देवजीत 60% फर्स्ट रीडिंग में, दैट इज ओके, टेक इट, कोई बात नहीं। कि क्वेश्चंस करोगे तो आपका स्कोर और बेटर हो जाएगा, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। 1C में हमने बात किया था कि जो भी आप अपनी कंपनी के बारे में बताते हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए, कुछ भी आपको गलत जानकारी नहीं देनी कि रिगार्डिंग कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन है। 1D था हमारा मिसकंडक्ट। उसमें हमने बात किया था डोंट लाई, डोंट चीट, डोंट स्टील। कुछ भी ऐसा काम गलत नहीं करना है जो कि CFA का वो से नाम वगैरह खराब हो, ऐसा कुछ भी आपको काम नहीं करना। तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था। आज बात करता हूं मैं 1E से यहाँ पे। हाउ टू ज्वाइन व्हाट्सएप कम्युनिटी फॉर ऐप। यार किसी पे अगर ऐप का लिंक हो तो देख लेना, एक बार चैट पे भेज दो, या फिर मैं एक बार बोल दूंगा एक बार यश पटेल को। ठीक है, यश मैं बोल दूंगा एक बार कि टीम को बोल दूंगा कि आपको ऐड कर लेंगे। आप बच्चे बोल रहे हैं कि ग्रुप वगैरह पे ऐड नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं बोल दूंगा एक बार मृणाल और पटेल, यश पटेल। ठीक है, हाँ। अभी तो किया साकिब मैंने यहाँ पे कि हमने 1A 1B 1C 1D किया था यहाँ पे। ठीक है, 1A था कि आपको लॉ की आपको नॉलेज वगैरह होनी चाहिए। 1B था कि आप जो रिपोर्ट लिखो बिना किसी के दबाव में लिखो, किसी भी टाइप का गिफ्ट वगैरह आपको नहीं लेना। उसके अलावा आप अगर ट्रैवल करते हो तो जो आपकी कंपनसेशन है, ठीक है, वो क्लाइंट आपको वापस ना करे, मतलब कि जो आपका जाने आने का खर्चा है वो क्लाइंट ना करे, वो आप खुद ही करो, या फिर आपके फर्म वगैरह करें यहाँ पे। ठीक है,
नहीं जितेश, आज मैं खाली रीडिंग कराऊंगा, मैं लास्ट में करवाऊंगा क्वेश्चंस वगैरह इसके, ताकि एक बार पहले हम एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। जो मैंने प्लान किया है कि पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, देन वी विल गो टू दिस पार्ट, कि जहां पे हम कहीं ना कहीं क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो 1E आपका शो करता है कॉम्पिटेंस यहाँ पे। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या बोलता है आपके, कि जो मेंबर और कैंडिडेट्स है, ठीक है, वो लोगों पे एक रिक्वायर्ड नॉलेज वगैरह होनी चाहिए, उन पे वो लोगों पे सही होनी चाहिए नॉलेज वगैरह, या उन पे स्किल वगैरह होनी चाहिए कि वो ध्यान से काम कर सके यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 1E है, ये बात करता है कि आपकी जो कॉम्पिटेंसी के बारे में बात करता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपनी जो क्षमता है उससे काम करना है, और आपको रहना है ईमानदार। ठीक है, और बहुत काम करना है डिलीजेंटली, मतलब कि आपको यहाँ पे काम करना है बहुत ध्यान से यहाँ पे। ठीक है, इसके इस पे, और साथ ही में आपको अपनी इंप्रूव करनी है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी यहाँ पे, मतलब कि जो भी आपकी एबिलिटी है उसको बार बार ठीक करते रहो उसको यहाँ पे, और जो आपकी पूरी एबिलिटी है उसके साथ में काम करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, अगेन जो आपकी कॉम्पिटेंसी है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, मतलब कि सपोज कि जैसे कि एक पर्सन काम करा IB में, तो उसके पास में पूरी उसकी होनी चाहिए पोटेंशियल कि वो ये वाला काम कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो जो आपकी कॉम्पिटेंसी है वो डिपेंड करता है कि आपका रोल क्या है कंपनी में यहाँ पे। सो ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आपके रोल वगैरह पे यहाँ पे, लेकिन आपको अपनी पूरी क्षमता से काम करना है, और जो आपको अपनी एबिलिटी है उसको लगातार इंप्रूव करते रहना है। तो ये है आपका 1E यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगेन ये ना बहुत छोटा सा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ये अभी नया नया ऐड हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे, ठीक है, जो फिर नॉलेज है, ठीक है, तो इसके इस पे कहीं ना कहीं यहाँ पे कि ये दैट इज अ बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन की कहीं ना कहीं जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं आपकी जानकारी वगैरह आपकी हो गई यहाँ पे, और उसको कैसे आप वहाँ पे यूज करो नॉलेज को यहाँ पे, तो ये सब आपको वहाँ पे सीखना पड़ेगा यहाँ पे। और अगेन जो आपकी नॉलेज है या फिर जो आपकी कॉम्पिटेंसी है, लाइक आई सेड, कि वो रोल टू रोल आपकी वेरी करती है यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस पे यहाँ पे देखो, हमको पता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके जो रोल्स होते हैं वो बेसिकली सेपरेट सेपरेट हमारे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके इस पे यहाँ पे जो आपकी एबिलिटीज है, ठीक है, तो ये हमारी होती है कि हमारी क्या क्षमता है यहाँ पे, ठीक है, और क्या हमारा एटीट्यूड है यहाँ पे। तो ये बात कर रहा कॉम्पिटेंसी का यहाँ पे। सृष्टि जयदीप, मैं आपको बोल दूंगा यहाँ पे, नोट्स में लिखना है क्या PW की टेक्स्ट बुक? हाँ, अगर आपके पास में जयदीप, आपके पास में नोट्स वगैरह हैं, उसकी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी भी है, तो उसके साइड में लिख लेना। जो भी मैं अगर कि मान लीजिए कि मैं कुछ मार्क करवा रहा हूँ या फिर मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ, तो वहां पे उसको लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो बेसिकली बात करता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे, तो एज पर दिस स्टैंडर्ड आपको सफिशिएंट नॉलेज वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो आपकी स्किल या एबिलिटीज है वो आपके जो काम कर रहे हो उसके हिसाब से होनी चाहिए। मतलब कि आप अगर काम कर रहे हो ट्रेडिंग का, तो वो आपको आनी चाहिए, या फिर वो जो भी सारी टेक्निक यूज करते हो ट्रेडिंग में वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी, तभी वो आप काम करो यहाँ पे। ठीक है, तो ये था 1E अगेन। ठीक है, इसके इस पे अगेन, तो ये जो 1E कहीं ना कहीं आपको सपोज कि पर्सन पे अगर कंपिटेंसी है तो वो अपना काम ढंग से कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नेगेटिव आउटकम है उसको कहीं ना कहीं वो अवॉइड कर सकता है यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, और फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे मेंबर कैंडिडेट को जो भी उसकी स्किल या एबिलिटीज है उसको लगातार इंप्रूव करने रहना, ताकि उसका जो करियर है वो और बेटर हो सके यहाँ पे। ठीक है, ओके, ठीक है, कैन आई मूव फॉरवर्ड यहाँ पे? ठीक है, तो ये था। अब बेसिकली यहाँ पे बात करते हैं कि रिकमेंडेड प्रोसीजर्स आपके, अब इस केस में आप लगातार यहाँ पे जो भी आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज है उसमें आप यहाँ पे एंगेज करते रहो, और लगातार पढ़ते बढ़ते रहो। ठीक है, और इस केस पे और कहीं ना कहीं आप पढ़ते रहो, ताकि आप बाकी भी जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है या फिर कोई और डिग्री भी आप वहाँ पे ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा आप सेमिनार्स वगैरह करो, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि मेरे को बुलाते हैं मुंबई में सेमिनार्स में, क्योंकि वहाँ पे ताकि कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ प्रोवाइड करते हैं और ट्रेनिंग वगैरह है यहाँ पे। ठीक है, तो वो उसमें करो। ठीक है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करो, वहाँ से आपकी नॉलेज बेस वगैरह आपकी इंप्रूव होती है यहाँ पे।
ठीक है। उसके अलावा आप कहीं ना कहीं कुछ आर्टिकल्स पढ़ो, ठीक है, पब्लिकेशन पढ़ो, वहां से अपनी नॉलेज ठीक करो। उसके अलावा अगर आपका बॉस कोई आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है तो वो भी रेगुलरली आप यहाँ पर अटेंड करते रहो यहाँ पे, ठीक है। अगेन मतलब वही चीज बोला कि आपको अपनी कंपिटेंसी इंप्रूव करनी है, बस दैट्स इट, ये बोला यहाँ पे। और जो आपकी कंपिटेंसी है वो इस तरीके से काम करो कि फुल्ली उसको डेवलप करते रहो, ठीक है। उसके अलावा कोई और एक्सपर्ट ग्रुप होता है उसमें आप कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करो, ठीक है, ताकि कि आप नई स्किल सीख सको और नई ले सको नॉलेज, फालतू का है, ठीक है। ये दे रखा इसके अंदर, एंड दैट्स इट। ये 1E था, बेकार सा, कंपिटेंसी की, मतलब आपको अपनी कंपिटेंसी वगैरह लगातार इंप्रूव करते रहना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 2A, मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन। देखो यार, दिक्कत की बात क्या है कि मैं आपको शेयर नहीं कर सकता कि कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड, क्योंकि एज पर एथिक्स मैं एग्जाम के बारे में कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा ये मुझे 7A मना कर देता है। 7A मुझे मना कर रहा है कि मैं आपसे कुछ भी एग्जाम के रिगार्डिंग शेयर नहीं कर सकता है यहाँ पे। हाँ, मतलब कि कहीं ना कहीं प्रदीप बोल सकते हैं यहाँ पे कि आपकी जो कंपिटेंसी से लिंक है कि आपको नॉलेज वगैरह होनी चाहिए, इवन लॉ की भी, यू कैन से, ठीक है। अब बात करते हैं मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन। देखिए, ये जो 2A है ये डील करता है हमारा इनसाइडर ट्रेडिंग से। गाइस, आपको पता है कि क्या होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, जो बहुत सारे लोग करते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ये बेसिकली क्या होता है कि आपके पास में कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको आप यूज कर रहे हो यहाँ पे, दैट इज दिस इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इसमें कहीं ना कहीं आप कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन वगैरह को यूज कर रहे हो। सो यू आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो कि आम जनता को नहीं पता, और आप उसका यूज करके, सपोज कि देखो इस केस में एक वर्ड यूज करते हैं मटीरियल। सो व्हेन आई से मटीरियल की वो चीज कहीं ना कहीं आपके जो यार जयदीप, ओके, एक बच्चे का डाउट आया है कि की क्लास में समझ में तो आ रहा है, ठीक है, थैंक यू उसके लिए कि आप कम से कम समझ पा रहे हो, लेकिन एमसीक्यू करते हुए हवा टाइट हो जाती है, दैट इज ओके। देखिए, आपको पास होने के लिए 70 चाहिए, अभी स्टार्टिंग में आप यहाँ पे 60-70 कर रहे हो, आई विल टेक इट, कोई बात नहीं बच्चों। आप दोबारा बार पढ़िए, बार बार उसको रिवाइज करिए और क्वेश्चंस करिए। आप ये चीज का ध्यान दीजिए कि जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसमें क्या कॉन्सेप्ट आपसे मिस हो गया और क्या कॉन्सेप्ट में गलती खा रहे हो। मैं ये ध्यान देता था पर्सनली कि कोई कॉन्सेप्ट अगर बार बार आ रहा है तो मैं उस पर बड़ा फोकस करता था। इफ एनी कॉन्सेप्ट इज कमिंग अगेन 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 एंड अगेन, तो उसमें आपको अच्छे से आपकी ग्रिप होनी चाहिए कि ओके ये क्योंकि देखो, अगर कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो हल्का सा समझ जाओ कि वो क्वेश्चन या फिर वो चीज टेस्टेबल है, तो धीरे धीरे आपका स्कोर बेटर होता जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यार बहुत लोग करते हैं वेदांत, ठीक है। जो क्या होता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग बेसिकली होता है, जिनको नहीं पता बता देता हूं, वो होता है कि सपोज जैसे कि बीच में गवर्नमेंट ने जो ये थे ना गैम्बलिंग वाली ऐप बैन कर दी थी, बीच में गैम्बलिंग वाली ऐप को बैन कर दिया गया था, लेकिन वहां पे एक पर्सन है, उनकी वाइफ है, वो पर्सन तो भी नहीं रहे, उनको नाम नहीं लूंगा, ठीक है। तो उनकी वाइफ ने अपने सारे शेयर बेच दिए थे। सो बिफोर द न्यूज कम आउट, वो चीज से 2 दिन पहले वो मैम ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए थे और कुछ भी हो नहीं पाया। दैट इज योर इनसाइडर ट्रेडिंग। ट्रम्प भी यही कर रहा है आजकल। वो क्या करता है, यहाँ पे उसके जो दामाद है या उसका जो बेटा है उसके पैसे लगे हुए हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं रूमर्स वगैरह फैला देता है कि सपोज कि बीच में उसने मेरे को डेट याद है 23 मार्च को, 23 मार्च को, आई थिंक 23 मार्च थी शायद, या फिर शायद 30 अप्रैल थी। उस दिन वो उसने कुछ न्यूज फैला दी थी कि मार्केट ऐसे गिर रही है, आई थिंक 23 अप्रैल थी मेरे ख्याल से, और मार्केट बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी यहाँ पे। तो ये आपकी होती है इनसाइड इन्फॉर्मेशन की कहीं ना कहीं जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है जो आम जनता को नहीं पता, उसको यूज करके आप प्रॉफिट कमा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो बात करता है यहाँ पे, ये बात करता है यहाँ पे कि अगर आपके पास में सपोज यू पोसेस नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो आम जनता को जानकारी अवेलेबल नहीं है उसको आपको यूज नहीं करना, ना तो आपको खुद लेना है उसमें ट्रेड, ना किसी को लेने देना है यहाँ पे,
ठीक है, ये नहीं कि आपने ट्रेड नहीं लिया, आपने अपने दोस्त को बता दिया, उसने ट्रेड ले लिया, ये भी आपको अलाउड नहीं है यहाँ पे। सो ना तो आपको खुद लेना है और ना ही दूसरों को आपको करना है। उसके अलावा आपको कोशिश ये आपको कोशिश ये करनी है कि अगर आपके पास में कोई जानकारी है जो कि नॉन पब्लिक है, प्राइवेट है, तो उस केस में आपको ट्राई करना है कि जानकारी, पहली चीज लीक ना हो। दूसरी चीज जो आपको ट्राई करना है कि जो जानकारी को अगर पॉसिबल हो तो सब लोगों में बांट दो। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी वेबसाइट थी, मैंने उस पर डाल दिया, तो ये माना जाएगा कि भैया मैंने जानकारी वहां पे कि जो जानकारी थी वो मैंने पब्लिकली कर दी है मैंने यहाँ पे। तो मुझे ये जो वर्ड यूज करते हैं, यूज करते हैं डिसेमिनेशन कि जानकारी का, अब इस वर्ड का मीनिंग क्या है, मेक नोन, कि जो जानकारी को आप बेसिकली पब्लिक कर दीजिए, यहाँ पे मेक नोन कर दीजिए यहाँ पे कि आम जनता को बेसिकली वहां पे मिल सके। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपके पास में कोई जानकारी थी जो कि प्राइवेट थी, एंड लेट्स से कि वो जानकारी को आपने अपने डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, जहां पे वो जानकारी खाली आपके दोस्त ही पढ़ सकते हैं, तो आपका हो जाएगा वायलेशन, क्योंकि आपने यहाँ पे खाली जानकारी अपने दोस्तों पे शेयर करी है, आपने आम जो लोग को शेयर नहीं करा है यहाँ पे। तो आपको ऐसे चूज करना है मीडियम, ठीक है, जहां पे जानकारी सब लोगों पे बराबर पहुंच सके। ऐसा ना हो कि खाली आपके दोस्तों को पता चले और आम जनता को पता ना चले, वो आप चूज नहीं कर सकते मीडियम। दूसरी चीज यहाँ पे लाइक आई सेड कि आपको खुद भी नहीं लेना और ना आपको किसी को लेने देना है। यहाँ पे इस कंपनी का ओनर खुद के शेयर्स क्या लेगा, नहीं कर सकता। देखो पता क्या होता है यहाँ पे, हाँ, ये जो बेसिकली यहाँ पे जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, जो कि नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है, वो जानकारी है जिससे शेयर प्राइस पे फर्क पड़ता है। सो कोई भी जानकारी जिससे शेयर प्राइस पे फर्क पड़ता है वो है नॉन पब्लिक मटीरियल। तो सीएफए में एक वर्ड यूज करता है मटीरियल। मटीरियल, अब ये इसका मतलब क्या है कि जानकारी जिससे शेयर प्राइस पे फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अर्निंग, कंपनी कितना प्रॉफिट करने वाली है, मर्जर, दो कंपनी मिलके वहां पे एक कंपनी बनने वाली है, या फिर ये कंपनी, कंपनी वन इस कंपनी टू को परचेज करने वाली है, एक्विजिशन, ठीक है। तो फिर ये चीज के बारे में आपको अगर जानकारी मिलती है, सो दैट इज मटीरियल, ठीक है। साथ ही में कि चेंजेस इन एसेट, तो अगर मान लो कि कंपनी है वो नई नई मशीनें ले रही है या मशीनें बेच रही है, ये जानकारी भी नॉन पब्लिक हो सकती है और हो सकती है मटीरियल। कंपनी दिवालिया होने वाली है, दैट इज बैंकक्रप्ट होने वाली है, इंसॉल्वेंट होने वाली है, कंपनी कुछ नया लॉन्च कर रही है, इनोवेटिव लेके आ रही है, या क्या होता है देखिए, कंपनी वहां पे लेके आती है फाइनेंशियल रिपोर्ट जिसमें हमारे आते हैं इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। ये हमारे होते हैं इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो होते हैं। इन चीजों पे प्रोवाइड करता है, ओपिनियन प्रोवाइड करता है ऑडिटर। तो अगर वो उसने अपना ओपिनियन चेंज कर दिया, चेंज इन ऑडिटर्स नोटिफिकेशन या फिर ओपिनियन, ये जानकारी तो ये सब जानकारी आपकी हैगी मटीरियल। जयदीप, इसका मतलब क्या होता है कि सपोज कि आपकी कंपनी को दूसरी कंपनी ने एक्वायर कर लिया, जैसे कि जैसे कि जो डिज्नी को एक्वायर करा है जियो ने, दैट इज नोन एज एक्विजिशन, कि वहां पे आपको एक्वायर कर लिया। और जो मर्जर है उसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि वोडाफोन और आपकी आइडिया मर्ज हो गई है, ठीक है, दैट इज योर मर्जर यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो उस केस पे आपकी जो दूसरी कंपनी, अब वो लेट्स से मेरी हो गई है, दैट इज एक्विजिशन, और जो मर्जर में दोनों कंपनी मिलके एक कंपनी बन गई है, दैट इज मर्जर, कि वो मर्ज कर गई है, दैट इज मर्जर, और उस केस में आपने उसको एक्वायर कर लिया, दैट इज एक्विजिशन, ठीक है। तो ये सब जानकारी आपकी होती है मटेरियल। कुछ डाउट तो नहीं अभी तक फिलहाल, ठीक है। अगर लगे कि मैं फास्ट जा रहा हूं या फिर स्लो जा रहा हूं तो मुझे बता देना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे नॉन पब्लिक जानकारी। यहाँ पे तो जानकारी नॉन पब्लिक क्या है, उस केस में वो आम जनता को नहीं पता, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉन पब्लिक, ठीक है, दैट इज योर नॉन पब्लिक है। यहाँ पे सपोज कि कंपनी कितना प्रॉफिट करने वाली है, कंपनी का लॉस कितना हो रहा है, ये सब जानकारी कहीं ना कहीं आपकी हो गई
नॉन पब्लिक जो आम जनता को नहीं पता मे बी यहां पे। उस केस में अगर आपके पास में कोई जानकारी आती है जो कि नॉन पब्लिक है, आपको उस टाइम पे कोशिश करनी है, जस्ट सी दिस वर्ड, ठीक है, जस्ट सी दिस वर्ड यहां पे, ये वाला डिसमिनेटेड, आपको जानकारी को यहां पे करना है पब्लिक, ठीक है। उस केस में ये जानकारी को आपको यहां पे करना पड़ेगा, ठीक है वेदांत, भगाता हूं, ठीक है। तो इस केस में ये जानकारी को आपको करना पड़ेगा पब्लिक यहां पे। तो ये था आपका नॉन पब्लिक। पता है वेदांत क्या इशू है, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि एथिक्स का वेट इतना ज्यादा है, तो ऐसा ना हो कि मैं जल्दी करा दूं, इसलिए मैं हल्का स्लो जा रहा हूं, वरना मेरी स्पीड बहुत ज्यादा तेज रहती है, ठीक है। मैं यहां पे बहुत स्लो कराता हूं, वैसे पर्सनली मैं बहुत तेज कराता था। ओके, अब बात करते हैं यहां पे आपका मोसेक थ्योरी। सो व्हेन आई से मोसेक थ्योरी, अगेन मैं चाहता हूं कि मोसेक थ्योरी को आप ढंग से समझ लीजिए और इसमें आपको डाउट कुछ भी नहीं होना चाहिए यहां पे। सो व्हेन आई से मोसेक थ्योरी, इसके इसमें क्या हो रहा है, देखिए, लेट्स टेक वन एग्जांपल। सपोज कि मेरे पास, लेट्स से कि एक न्यूज आ गई है मार्केट में कि दो कंपनी मर्ज कर सकती है, ये मार्केट में न्यूज चल रही है। सो यहां पे ये जानकारी है पब्लिक, ठीक है। अब साथ ही मैं यहां पे, ठीक है, तो इस केस में ये जानकारी है आपकी पब्लिक। अब उस केस में पब्लिक जानकारी है, लेट्स से कि मैंने उस पे प्रॉपर चेक किया, प्रॉपर देखा कि ये जो कंपनी है मर्ज कर रही है। तो इस केस में यहां पे दैट इज योर मोसेक थ्योरी, मतलब, तो मैंने यहां पे पब्लिक जानकारी को, पब्लिक जो थी इंफॉर्मेशन, उसको मैंने कंबाइन कर दिया जानकारी से जो मैंने खुद ने देखी थी। तो दैट, जो जानकारी जो मैंने खुद ने चेक करा, सपोज कि जो मैं एक मार्केट में न्यूज थी कि ये दो कंपनीज मर्ज करने वाली है, और मैंने इनका पूरा पीछा किया और मैंने देखा कि जो दो कंपनी के ओनर्स हैं वो, लेट्स से कि वो लोग आपस में लंच वगैरह कर रहे हैं, तो मैं समझ गया कि चांसेस है कि दोनों कंपनी मर्ज होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल। तो इस केस पे मैंने पब्लिक जानकारी को मैंने कंबाइन किया है नॉन पब्लिक जानकारी से, नॉन पब्लिक एंड नॉन मटीरियल। ये बेसिकली है आपका मोसेक थ्योरी। और अगर ये आप करते हो, इसके बेसिस पे आपने अपना बनाया कंक्लूजन कि यार ये कंपनी तो मर्ज होने वाली है, और फिर आपने ट्रेड लिया, तो आप ले सकते हो और इसमें कुछ वायलेशन नहीं है, क्योंकि आपने अपने साइड से खुद से किया है रिसर्च। और इस केस में आप ट्रेड ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी प्रॉपर करी है, रिसर्च करी है, आपने देखा है कि ये जो जो मार्केट में न्यूज चल रही है वो उसके आगे आपने और चीजें देखी है, तो इस पे आप ट्रेड ले सकते हो। पहली चीज ये है आपका मोसेक थ्योरी। और ये एक आप, ये वाला जो लाइन मैंने लिखा है कि आप पब्लिक जानकारी को कंबाइन कर रहे हो नॉन मटेरियल नॉन पब्लिक से, दैट इज योर मोसेक थ्योरी, फर्स्ट पार्ट। सेकंड थिंग जो मैं बोलना चाहूंगा यहां पे, इस केस में आप जो अपनी रिपोर्ट है वो बेच सकते हो। नहीं, माना मतलब कि लेट्स से कि आपने देख लिया या फिर इस तरीके से, नॉट टॉकिंग टू बी व्हेन यू, मतलब लेकिन मतलब कि होपफुली यू गेट द पॉइंट कि मेरा बात बोलने का क्या था यहाँ पे, ठीक है। समझ चाहिए आपको कि बेसिकली कि यहाँ पे आपने कहीं ना कहीं रिसर्च करी। लेट्स से सपोज कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूसरा दूं कि लेट्स से पब्लिक में जानकारी आ रही है कि जो एप्पल कंपनी है वो कुछ नया लेके आ रही है, और उस केस में मैंने स्टॉकिंग नहीं करी, मैंने जो उसके सप्लायर्स थे उनसे बात करी, वो तो मैं कर सकता हूं, उसमें कोई वायलेशन नहीं है। और मैंने सप्लायर से बात करी कि कंपनी कुछ, की भी कंपनी क्या ऑर्डर कर रही है, क्या गुड्स वगैरह ले रही है यहाँ पे, ठीक है। तो उस केस में मैंने यहाँ पे पब्लिक जानकारी को कंबाइन किया है नॉन मटेरियल नॉन पब्लिक से, एंड दैट आई कैन डू दैट यहाँ पे। तो सो व्हेन आई से मोसेक थ्योरी, इस केस में यहाँ पे मैं पब्लिक जानकारी को नॉन पब्लिक नॉन नॉन मटेरियल से मैं कंबाइन कर रहा हूं, और उसके बेसिस पे अगर मैं ट्रेड लेता हूं, सिंस मैंने करी है रिसर्च वगैरह, तो मैं कर सकता हूं उस पर ट्रेड। उसके अलावा अगर मैं इसको यूज करके, मोसेक थ्योरी को यूज करके मैं अपनी रिपोर्ट भी बेचता हूं, तो वो भी मैं कर सकता हूं, उसमें भी कोई मेरा वायलेशन नहीं है। दैट इज योर मोसेक थ्योरी। यहां पे पब्लिक इंफॉर्मेशन विद इंटरनल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, मतलब इंटरनल नॉन पब्लिक मतलब नहीं नहीं, देखो ये चीज नहीं मानी जाएगी। इंटरनल नॉन पब्लिक, लेकिन साथ में होनी चाहिए नॉन मटीरियल।
ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया, पब्लिक को आपने कंबाइन कर दिया है नॉन मटेरियल नॉन पब्लिक से। यस, एक्वायर्ड किया उसको, वहां पे मर्ज नहीं करा। मर्ज का एग्जांपल था वोडाफोन और आइडिया, सौरभ। ठीक है, ये उसको परचेज करा डिस्नी, उसने जियो ने उसको एक्वायर करा, दैट इज ओके। सॉरी, मर्ज हुई है यहाँ पे। अच्छा, मेरे को तो पता नहीं, शायद मतलब मुझे था कि शायद एक्वायर करा है, बट इफ यू आर सेइंग, ठीक है। तो इस केस पे यहाँ पे उस केस पे होपफुली दिस पॉइंट इज ओके, मोसैक इज ओके यहाँ पे, किसी को डाउट तो नहीं है मोसैक पे यहाँ पे? ठीक है, तो ये आपकी थी मोज़ेक थ्योरी यहाँ पे कि इसके इसमें सीधी लाइन कि आपने जो अपना बेस बनाया है, जो आपने कंक्लूड करा है, उसके इस पे आपने पब्लिक जानकारी को कंबाइन किससे करा है? नॉन मटेरियल नॉन पब्लिक से। मटेरियल के अंदर वेदांत ये था ना लिस्ट, ये लिस्ट, ये 5-6 कि कंपनी का कितना प्रॉफिट है, कि उसने कि वो कुछ नया लॉन्च कर रही है, ये सारा आपका जो 6 पॉइंट लिखे हैं मैंने, ये आपकी जानकारी मटेरियल में के उसमें आती है यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी चीज जो कि आपके शेयर प्राइस को अफेक्ट करे, मतलब कि ये जानकारी आप शेयर को लेने से पहले आप जानना चाहते हो, दैट इज योर मटेरियल। ठीक है, तो ये फिर आपकी होती है मटेरियल की कंपनी कितनी प्रॉफिट कर रही है, जो उसने अभी डिस्क्लोज नहीं करा। ठीक है, मर्जर्स, ठीक है, ये सारे आपके मटेरियल जानकारी है। ठीक है, सोशल मीडिया, लाइक ए सेड, ये देखो मैंने आपको पहले ब्रीफ कर दिया था कि आप सोशल मीडिया को यूज करके जानकारी को पब्लिक कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि वो जानकारी सब में जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आपके दोस्तों में चली गई, बाकी लोगों पे नहीं गई, तो वो आपका हो जाएगा वायलेशन। तो आपको यहाँ पे कोशिश जो करनी है वो करनी है कि जानकारी को कहीं ना कहीं यहाँ पे बांट दो यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, इस केस में यहाँ पे कहना है यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप विद मेंबरशिप लिमिटेशन शुड वेरीफाई। ठीक है, सो मे यूज सोशल वेब मीडिया टू कम्युनिकेट, यहाँ पे शुड वेरीफाई मटेरियल इज ऑब्टेन कैन बी एक्सेस फ्रॉम। ठीक है, तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि अगर जानकारी मिल रही है आपको कंपनी की फाइलिंग से, प्रेस से, या उसकी वेबसाइट से, तो माना जाएगा कि जानकारी कहीं ना कहीं पब्लिक है। ठीक है, एंड जो लास्ट जो आपका है पैराग्राफ, वो यह बोलता है कि आप जो सोशल मीडिया है उसको आप यूज कर सकते हो जानकारी को कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन कंडीशन क्या थी कि जो इंफॉर्मेशन है इट मस्ट रीच ऑल क्लाइंट, सब लोगों पे वो जानकारी पहुंचनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ठीक है, बताओ। हाँ ऑब्वियसली, वो समझ गया, खाली जो उसका मीडिया चैनल है वो आया यहाँ पे, राइट। ठीक है, कैन आई मूव फॉरवर्ड यहाँ पे? ठीक है, कोई अब तक डाउट तो नहीं इसके अंदर? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड यहाँ पे। ठीक है, यूजिंग एक्सपर्ट, तो इस केस में ये क्या बोलता है कि आप अगर कोई मार्केट में आप कोई एक्सपर्ट हो इंडस्ट्री के, सपोज कि आप फाइनेंस के आप एक्सपर्ट हो इंडस्ट्री के, और उस केस में ये लेट्स से कि कोई जानकारी आपको मिल गई है, वो अगेन नॉन पब्लिक जानकारी आपको मिल गई है, तो वो आपको आगे शेयर नहीं करनी, ना खुद ने लेना है, ना आपको किसी को शेयर करना। तो अगर आप एक्सपर्ट हो किसी इंडस्ट्री के, ठीक है, और उस केस में कोई जानकारी आपको यहाँ पे मिल गई है, तो आपको इंश्योर करना है कि आप कहीं ना कहीं उस पर ना तो आप खुद एक्ट करो, ना ही आप किसी को लेने दो, और अगर आप करते हो तो आपका क्या हो जाएगा? वायोलेशन। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे। तो यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट एक्शन, तो आपको यहाँ पे मना है कि आप कोई भी एक्शन वगैरह नहीं ले सकते, ना ही तो, और आपको कोशिश ये करनी। ओके, एक ना गिवन हैगा बुक में, गिवन एग्जांपल सीएफए के जो करिकुलम है उसमें। अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, एथिक्स में ना एक चीज देखना, जो एथिक्स में सीएफए के जो एक तो देखो, ट्राई करना कि नोट से पढ़ लो, नोट्स काफी इनफ है। नोट से आपका स्कोर 60-70 आएगा, दैट इज ओके, वो धीरे धीरे आपका इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, विद क्वेश्चंस करोगे तभी आपका स्कोर इंप्रूव होगा। ठीक है, दूसरा सीएफए के जो बुक है, सीएफए की बुक में कुछ गिवन है एग्जाम्पल वगैरह, वो मैं चाहूंगा कि आप पढ़ो। ठीक है, जो लोग यूज करते हैं दूसरी बुक्स वो मत करना एथिक्स के लिए। ठीक है, तो इस केस में आप जैसे कि श्वेजर वगैरह कुछ लोग यूज करते हैं, वो मत यूज करना, श्वेजर मत यूज करना एथिक्स के लिए, बिल्कुल मत करना, स्ट्रेट अवे नो कर रहा हूं मैं, बिल्कुल। ठीक है, उसके अलावा जो सीएफए के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं बुक के,
पूरा आप कर लीजिए एथिक्स, बाद में 39-40 कुछ क्वेश्चन है एथिक्स के, वो जरूर करने हैं आपको, वो मैं हाई रिकमेंड करूंगा, लेकिन अभी मत करना, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो डीपीपी के, उसके बाद में आप क्वेश्चंस करना उसके एथिक्स के, जो सीएफए के बुक के क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा जरूर रहेगा, और जो उसके एग्जाम्पल है वो भी जरूर पढ़ना। तो उसमें एक गिवन था एग्जाम्पल, ठीक है, उसमें यह था कि सपोज कि लेट्स से कि मुझे और आपको कुछ जानकारी मिल गई है जो कि नॉन पब्लिक है। अब उस केस में आप और मैं उस जानकारी को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, आप और मैं उस जानकारी को डिस्कस कर रहे हैं, और हमारे जो जो फिर हमारा ऑफिस है वो उसमें से लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं, तो एक बंदे ने हमारी बात सुन ली, तो क्या हमारा वायलेशन है या नहीं है? क्योंकि हम तो खाली क्योंकि ना तो हमने खुद ने ट्रेड लिया, ना ही हम किसी बंदे को बता रहे हैं कि ट्रेड लो, वो तो उसने सुन लिया, तो क्या हमारा वायलेशन है? तो द आंसर इज कि हाँ, आपका वायलेशन है। द रीजन बीइंग, क्योंकि आपका काम था कि उस जानकारी को आपको प्राइवेट रखना था, या फिर आप जानकारी को सबके पब्लिक डोमेन में आप शेयर कर देते। तो सिंस जो आपके केबिन में आप बात कर रहे थे, लोग आ रहे थे जा रहे थे, और वो बंदे ने आपकी बात सुन ली, तो ये आपका वायलेशन है, क्योंकि आपको जानकारी को प्रिजर्व करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वहां पे क्वेश्चन वगैरह दे रखे हैं, बट आई विल से कि एक बार उसको ट्राई जरूर करना, ठीक है। और इस केस पे लाइक ए सेड की जानकारी को आपको पब्लिक में बांट देना है यहाँ पे, ताकि हर एक बंदे पे वो जानकारी पहुंच सके और वो उसमें सोच समझ के उसमें ट्रेड ले सके, ठीक है। तो ये आपको ट्राई करना है यहाँ पे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये वही बात बोल रखी है कि आप अगर मोसेक थ्योरी को यूज करके आप अगर कुछ ड्रॉ करते हो कंक्लूजन, और उस केस में आप खुद भी वो शेयर ले सकते हो, और उस केस में आप फिर अपनी रिपोर्ट वगैरह लोगों को बेच सकते हो, आपको अपनी रिपोर्ट को पब्लिक करने की जरूरत नहीं है। जस्ट सी दिस लाइन, यू डज नॉट रिक्वायर्स कि आप अपने काम को पब्लिक करें, उसकी नीड वगैरह नहीं है यहां पे। या जयदीप, पता क्या होता है, एक बार ना लैंग्वेज पढ़ के देखियो, जो पीडब्ल्यू की जो बुक्स है, यू विल रियली लाइक इट, यू विल लाइक इट बेटर देन श्वेजर। अगर आप एक बार आप लैंग्वेज देखोगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज है और हल्का सा ज्यादा डिटेल में, वो एक बार देख लेना आप जयदीप, ठीक है। और ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, आई एम बीइंग वेरी वेरी फेयर, कि जो लैंग्वेज आप देखोगे पीडब्ल्यू की जो बुक्स है, उसकी लैंग्वेज हल्की सी बेटर आपको लगेगी, बहुत सिंपल लगेगी। अगर बच्चों ने पढ़ी है किसी ने, तो दे कैन शेयर देयर ओपिनियन, ठीक है। वो मैं बोल रहा हूं मैं आपको, वो फिर आपको फील होगा यहाँ पे, ठीक है। होपफुल दिस पॉइंट इज ओके यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पे। उसके अलावा कुछ जो आपको एडवाइस प्रोवाइड करी जाती है यहाँ पे, अचीव पब्लिक डिसेमिनेशन, ये हम बात कई बार कर चुके हैं कि आपको कोशिश ये करनी है कि जानकारी को पब्लिक कर दो, ताकि सबको फेयर मौका मिले, जो लोग वहां पे शेयर को लेना चाहते हैं वो ले सके यहाँ पे। सो यू ट्राई टू अचीव दिस पब्लिक डिसेमिनेशन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कंप्लायंस प्रोसीजर यहाँ पे, कि अब उस केस में जानकारी को कैसे पब्लिक करना है, उसका जो क्या कंप्लायंस का क्या प्रोसीजर्स है, उसकी भी आपको पूरी नॉलेज वगैरह होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और डिस्क्लोजर प्रोसीजर्स की किस वे में जानकारी को डिस्क्लोज करना है, ठीक है। और अगर सपोज कि कैसे उस पर एक्ट करना है, ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि क्या सही तरीका है जानकारी को डिस्क्लोज करने का है यहाँ पे। साथ ही में प्रेस रिलीज, यहाँ पे आपको ये कोशिश करनी है कि आप प्रेस रिलीज वगैरह कर दो। सपोज कि आपने किसी फाइनेंशियल टाइम्स में आपने अपनी ये बात को आपने पब्लिक कर दिया, तो उस केस में आपका वायलेशन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ एडवाइजरी है आपके लिए यहाँ पे। देखो, जो आपका वायलेशन होता है वो हमेशा होता है जब आप जो गाइडेंस है वो फॉलो नहीं करते, जो आपको एडवाइजरी है वो अगर फॉलो नहीं कर पाए, तो आपका वायलेशन नहीं होगा। ये थोड़ा सा बात पे वो सीएफए में बहुत सारे क्वेश्चंस घूम जाते हैं, कि एक तो होता है कि जो आपसे हम चाह रहे हैं कि आप करो, आपने नहीं करा तो आपका वायलेशन हो जाएगा। लेकिन एक चीज होती है कि हमने ये एडवाइस करा है, तो अगर एडवाइस करा आपने फॉलो नहीं करा, तो आपका वायलेशन तो नहीं है, ठीक है। तो हल्का सा ये आपको ये फिर आपको ध्यान देना है क्वेश्चन करते हुए यहाँ पे। नहीं नहीं, देखिए प्रथम नहीं, प्रथम का क्वेश्चन है कि सीएफए चार्टर अगर हॉट आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। देखिए,
प्रथम डिपेंड करता है सिनारियो पर। सपोज कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरी कंपनी है वो स्टॉक वगैरह चूज करती है आईपीओ वाले, मेरी कंपनी अगर स्टॉक वगैरह, मेरी कंपनी पैसा लगाती है क्लाइंट का आईपीओज में, तो उस केस में मुझे ये कोशिश करनी है कि मैं उसमें खुद ना इन्वेस्ट करूं यहां पे। क्योंकि एक बात समझिए, मेरी कंपनी मुझे पैसे दे रही है और मैं जो कंपनी नई जो कंपनी है वो अपना आईपीओ लेके आ रही है, उसके बारे में मैं जानकारी ले पा रहा हूं, मैं गैदर कर पा रहा हूं इंफॉर्मेशन। और जो मेरे सैलरी है, जो मेरा खर्चा लग रहा है जानकारी को गैदर करने में, वो क्लाइंट पे कर रहा है। तो पहला हक क्लाइंट का आएगा यहां पे। तो इसमें वैसे आप ले सकते हो, लेकिन आप अगर क्लाइंट का पैसा मैनेज करो आईपीओ में, उस केस में आप उसको नहीं, आपको उसको अवॉइड करना चाहिए यहां पे। खासकर अगर मान लो कि वो हॉट है आईपीओ, तो उस केस में आपको वो अवॉइड करना पड़ेगा। होपफुली दैट इज ओके। तो सीएम चार्ट होल्डर इन्वेस्ट कर सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो अगर क्लाइंट का पैसा इन्वेस्ट कर रहा है आईपीओ में और वो आईपीओ बहुत हॉट है, बहुत डिमांड में है, तो उसको अवॉइड करना जरूरी है। ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फायरवॉल एलिमेंट। तो इसके इसमें आपके यू मस्ट हैव सब्सटेंशियल फायरवॉल। हमने कल बात किया था फायरवॉल का, एक दीवार है आग की, कि यहां पे मेरा एक है डिपार्टमेंट 1 है, यहां पे मेरा डिपार्टमेंट 2 है। तो इस केस में 1 को नहीं पता कि 2 क्या काम कर रहा है और 2 को नहीं पता कि 1 क्या काम कर रहा है। तो इस केस में हमारे बीच में यहां पे सब्सटेंशियल कंट्रोल होना चाहिए इंटर डिपार्टमेंट का, कि ये उससे कैसे बात करता है, उसमें एक प्रॉपर चेक होना चाहिए, प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, बहुत जरूरी है यहां पे। ठीक है। उसके अलावा यहां पे आप स्टॉक को यहां पे पुट कर सकते हो इन लिस्ट पे, जैसे कि वॉच लिस्ट, हिस्ट्री लिस्ट और र्यूमर लिस्ट। तो इस केस में अगर जो आपका स्टॉक है इन लिस्ट में पुट हो गया है यहाँ पे, सो वॉच लिस्ट में आप खाली उसको देख सकते हो यहाँ पे, या फिर इस लिस्ट में आप उसमें कोई भी ट्रेडिंग वगैरह नहीं आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ लिस्ट वगैरह है, इस केस पे आप कहीं ना कहीं यहाँ पे उसको पुट कर सकते हो कि कोई जानकारी आपके क्या कहते हैं आपको पता लग गई है, तो इस केस में आपने उसको पुट कर दिया इस लिस्ट में यहाँ पे। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ठीक है, देखो जस्ट सीरियस लाइन, और ये होती है, ये वाली चीज जो लास्ट पॉइंट है, ये बहुत बार होती है कि कई बार क्या होता है कि कंपनी आपकी जो भी आपने ट्रेड्स वगैरह लिए हैं पूरे साल में, पूरे महीने में, वो कंपनी चेक करती है यहां पे। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं रिव्यू करती है, जो आपकी पर्सनल ट्रेडिंग है उसकी चेकिंग करती है कि आपने कुछ ऐसा तो नहीं करा जो हमने मना किया था। तो फिर ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, बट लेकिन कई कंपनियां यहाँ पे ये चेक करती है कि आपकी जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है वो जरूर चेक करती है यहाँ पे। जैसे कि जो लोग जॉब करते हैं, जॉब जो फिर जॉब बाद में करेंगे, वो ये चीज देखेंगे। जैसे कि मेरे केस में ये था, मेरी कंपनी थी बार्कलेस, वहां पे हमको फ्लोर पे फोन लेके जाना अलाउड नहीं था, क्योंकि क्लाइंट की जानकारी थी और वो हम शेयर नहीं कर सकते थे किसी से। तो वहां पे हमारा फोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं था, हमको कोई पिक लेना अलाउड नहीं था वहां पे अपने फ्लोर पे। तो कई बार ऐसा होता है। और एक और कंपनी में था, वहां पे ये था कि अगर मैं इसमें हूं, मैं अगर मान लो इसमें हूं, तो मैं फिर यहां पे नहीं जा सकता, मुझे यहाँ, ठीक है। तो उस केस में मेरा वहां पे मूव करना मना था, कि मैं वहां पे नहीं जा सकता यहाँ पे। तो कंपनी के बहुत जरूरी है कि कंपनी ऐसे कंट्रोल्स वगैरह रखे जिससे यहाँ पे कोई जानकारी लीक ना हो यहाँ पे। माई कंपनी टेक्स अदर कंपनीज टू आईपीओ, कैन आई इन्वेस्ट ऑन इट? मानो एक बार अपना क्वेश्चन बोलेगा। आपकी कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया, माई कंपनी टेक्स अदर कंपनीज टू आईपीओ, समझा नहीं मतलब? आपकी कंपनी दूसरी कंपनी का आईपीओ परचेज करती है। एक बार मानो थोड़ा क्वेश्चन लिखियो दोबारा से, वो समझ में नहीं आया। ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। ओके। फिजिकल सेपरेशन और डिपार्टमेंट, तो उसके इस पे यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका एक डिपार्टमेंट दूसरे से अलग होना चाहिए वहां पे। तो इसमें लाइक ए सेड कि सपोज की अगर सपोज की जो बाय साइड है वो अगर फ्लोर 1 पे है बाय साइड, और तो फिर सेल साइड आपका फ्लोर 2 पे है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एक फिर आपका सेपरेशन हो गया दोनों ही डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे।
या डिपेंड करता है वेदांत कि आपका क्या रोल है, आपका क्या बैकग्राउंड है, आपका कि आपका इंटरव्यू कैसे गया। ही वर्क्स इन एन इन्वेस्टमेंट बैंक विच हेल्प कंपनी विद आईपीओ प्रोसेस। हाँ श्रेयस, उस केस में नहीं अगर वो उसमें ऐसे है कि अगर आप किसी काम कर रहे हो, आईबी में काम कर रहे हो और आपकी कंपनी बाकी कंपनी को हेल्प कर रही है आईपीओ के लिए, तो उसके पास में अगर कोई जानकारी ऐसी है जो कि नॉन पब्लिक है और वो आपको पता लग गई है, तो उस पर आप ट्रेड नहीं कर सकते। एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर खरीद सकती है, उसमें कुछ गलत नहीं है, और कंपनियां करती भी है ऐसे, लेकिन जब तक वो आपने परचेज कर रहा है उसमें कुछ भी जानकारी नॉन पब्लिक नहीं होनी चाहिए। सारी जानकारी पब्लिक हो, उसके बेसिस पे आप ट्रेड वगैरह ले रहे हैं यहाँ पे। पासिंग मार्क्स कितने हमारे, सॉरी क्या? देखो पासिंग के लिए, देखो रफली बता रहा हूं मैं आपको, इवन व्हेन यू सर्च ऑन चैट जीपीटी तो यही बोलता है कि आपको ओवरऑल 70% के आसपास चाहिए, और जो बच्चे पास होते हैं, सपोज कि 100 बच्चे दे रहे हैं, उसमें से 45-47 के आसपास पास होते हैं। तो पासिंग स्कोर रफली कह रहा हूं मैं, रफली वो 70% के आसपास रहता है, और जो पासिंग बच्चे हैं वो अराउंड 45%। ठीक है, हाँ ये मतलब कि देखो क्या होता है कि सपोज कि 100 बच्चे दे रहे हैं, उसमें से 45 पास होते हैं, फिर लेवल 2 में पास होते हैं अराउंड 47, और लेवल 3 में 50% के आसपास पास होते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ पर्सनल ओवरलैप। अब ये क्या बोलता है, ये वाला पॉइंट क्या बोलता है कि अगर एक पर्सन, ओके, ये दो लेट्स से डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1 है, डिपार्टमेंट 2 है, अगर ये पर्सन डिपार्टमेंट 1 में है तो ये 2 में नहीं होना चाहिए, कि एक ही पर्सन दो दो उसमें नहीं होना चाहिए डिपार्टमेंट में। सो प्रिवेंशन ऑफ पर्सनल ओवरलैप आपको होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसके इस पे आपकी होनी चाहिए फायरवॉल, कि अगर आपकी कंपनी मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो उस केस में आपका यहाँ पे जरूर होना चाहिए फायरवॉल। अजीतेश, कोई बात नहीं, 60% चल ठीक है एक बारी को यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे आपको उसको इम्प्रूव करना है यहाँ पे। 124 के आसपास, 126, अगर मैं 70% बोलूं तो रफली आपका 140 तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 130 में भी तेरा काम हो जाएगा वेदांत। ठीक है, पर्सनल ट्रेडिंग लिमिटेशन यहाँ पे कई बार क्या होता है यहाँ पे कि हमको मना कर देते हैं कि आप इस शेयर्स वगैरह में जिसकी जानकारी लीक हो गई है उसमें आप पर्सनल ट्रेडिंग नहीं कर सकते यहाँ पे। सो प्रोहिबिशन ऑफ पर्सनल ट्रेडिंग कई बार पुट कर देते हैं आपके लिए। रिकॉर्ड मेंटेनेंस फालतू का पॉइंट है। ठीक है, अब इस केस में यहाँ पे देखो, अगर सपोज कि आप अगर मार्केट मेकर हो, अगर आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हो किसी उसमें यहाँ पे, तो ये माना जाता है कि उस केस में आप पैसिव रहो। सपोज कि अगर मुकेश अंबानी, जो कि मार्केट मेकर है क्योंकि उसके पास रिलायंस के ऑलमोस्ट 55-58% शेयर्स हैं, अगर वो यहाँ पे अपने शेयर्स सेल करना स्टार्ट कर देगा तो मार्केट में सिग्नल जाएगा यहाँ पे। तो इस केस में आप अगर मार्केट मेकर हो, अगर आपके पास कंपनी के बहुत सारे शेयर्स हैं, उस केस में यहाँ पे आपको तो उस केस में कोई जानकारी आपको मिलती है जो कि नॉन पब्लिक है, सो यू मस्ट रिमेन पैसिव। ठीक है, यहाँ पे तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। कैन मूव फॉरवर्ड यहाँ पे? ठीक है, ये बोल लिखिए कि अगर कोई पर्सन मार्केट मेकर है यहाँ पे, ठीक है, तो उस केस में जानकारी को आपको लीक नहीं करना, यू मस्ट मेंटेन दिस। ठीक है, यहाँ पे और लास्ट में लिखा हुआ है, यस, सी दिस लाइन, यू मस्ट रिमेन पैसिव। तो उस केस में आपको यहाँ पे पैसिव रहना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप अगर मार्केट मेकर हो, आपके पास कोई जानकारी आ गई है जो कि नॉन पब्लिक है, यू मस्ट रिमेन पैसिव इन दिस। मेन यही बात है यहाँ पे। नेक्स्ट ये पेपर देना है, थर्ड फोर्थ टाइम जो होगा अजितेश, उसमें आप आई थिंक अगस्त वाला दे सकते हो। फिर अगर आप 12th आप भी कर रहे हो तो आप, क्योंकि उसमें यू नीड टू बी इन योर सेकेंड ईयर, यू नीड टू बी इन योर सेकेंड ईयर यहाँ पे। हाँ, बच्चे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे मैंने कई बार देखे हैं
कि वो फर्स्ट ईयर में भी दे देते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट वो एथिकली गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर मेरा वही आंसर आएगा, जो पकड़ा गया वो चोर, ठीक है। बच्चे करते हैं ऐसा काम, क्योंकि कई बार मुझे बच्चे मिले थे, वो फर्स्ट ईयर में वो लोग सीएफए निकाल चुके थे फर्स्ट ईयर में। टेक्निकली आप नहीं कर सकते, बट वो चेक नहीं करते सीएफए वाले, तो बच्चे से कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, लेट्स सी दिस। यहाँ पे तो हमारा 2B आ गया, मार्केट मैनिपुलेशन यहाँ पे। हाँ करेगा जयदीप, हाँ ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट मार्केट मैनिपुलेशन यहाँ पे। हाँ अप्लाई कर दीजिए माधवी, उसके अंदर यहाँ पे जो भी आपको भरनी है स्कॉलरशिप भर दीजिए, ठीक है। और लकीली जैसे मेरे मेरे दो स्टूडेंट है, ठीक है। वो बिफोर आई ज्वाइन दिस पीडब्ल्यू, तो वो पहले मेरे पास थे वहाँ पे, तो उनको लेवल 1 में मिल गई थी स्कॉलरशिप, वो लेवल 2 में मिल गई थी। तो दो दोस्त थे, दोनों में मिल गई, इनको लेवल 1 में भी मिल गई दो, और लेवल 2 में भी मिल गई। तो ये कहीं ना कहीं आई थिंक ये तुक्के की बात होती है, वेरी ऑनेस्टली तुक्के की बात होती है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि वो कितना ऐसे पढ़ते हैं। हाँ अभी आप देखोगे 7A के हिसाब से मैं आपको नहीं बता सकता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो आई कैन पिन पॉइंट की एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, अगर मैं आपको बताऊंगा ना, तो आप देखोगे ऑलमोस्ट 180 में से 150 वहां से अटकेंगे। मेरे को इतना, मैंने बच्चों से बात करी है, इतना मुझे पता है यहाँ पे, बट मैं शेयर नहीं कर सकता। जो बता रहा है वो वायलेशन कर रहा है 7A का, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं मार्केट मैनिपुलेशन। मार्केट मैनिपुलेशन मतलब कि आपको किसी भी वे में मार्केट को मैनिपुलेट नहीं करना। अब इसमें आपका आता है पंपिंग एंड डंपिंग। सो व्हेन आई से पंपिंग एंड डंपिंग की कोई जानकारी आपने लीक कर दी, ठीक है, ठीक है, तो मतलब कि कोई आपने गलत जानकारी लीक कर दी, तो जो उससे प्राइस पंप हो गया, जैसी प्राइस ऊपर गया आपने डंप कर दिया। फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पे जानकारी दे दी, मार्केट क्रैश कर रही थी, बहुत गंदी क्रैश कर रही थी मार्केट, यूएस मार्केट। उसने क्या करा, उसने यहां पे जानकारी शेयर कर दी कि वॉर रुकने वाली है। विद इन 3 मिनट, एग्जैक्टली 3 मिनट में मार्केट मूव करी थी 3%। दैट इज पंपिंग एंड डंपिंग, कि आपने कोई जानकारी लीक कर दी जो कि गलत थी, जैसे ही प्राइस ऊपर गया आपने शेयर डंप कर दिया। दैट इज ए मार्केट मैनिपुलेशन। हमने बात करी थी कि हमारा पहला फर्ज है मार्केट में, हमको मार्केट को मैनिपुलेट नहीं करना किसी भी वे में। यहाँ पे दूसरा जो जो तरीका है, सपोज कि हमारा शेयर है, हमारा शेयर लोग ज्यादा खरीदते नहीं है, तो हमने उसमें नकली वॉल्यूम दिखा दी। सपोज कि हम सब मेंबर्स आपस में ही शेयर्स को बाय सेल कर रहे हैं, तो जो बाहर का बंदा है वो देखेगा कि ये शेयर में तो बहुत सारी वॉल्यूम है, क्योंकि बहुत सारे लोग वो शेयर परचेज नहीं करते जिसमें वॉल्यूम कम होती है। तो आपको यहाँ पे जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट है उसको आपको नहीं करना है मैनिपुलेट, चाहे चाहे वो जानकारी के रूप में हो या फिर वो वॉल्यूम के बेसिस पे हो। यहाँ पे ये आपका एक समरी बता रहा हूं यहाँ पे। तो आपको किसी भी वे में प्राइस को डिस्टॉर्ट नहीं करना, किसी भी वे में आपको प्राइस को डिस्टॉर्ट नहीं करना है यहाँ पे। लाइक ए सेड कि आपने जानबूझ के प्राइस को कर दिया या फिर आपने वॉल्यूम को कर दिया। अगेन जो आपका इंटेंट है कि आप आम जनता को मिसलेड करना चाहते हो, वो आप नहीं कर सकते एज पर 2B मार्केट मैनिपुलेशन, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा काम जिससे आप डिस्टॉर्ट कर रहे हो सिक्योरिटी प्राइस को, जो शेयर प्राइस है उसको आप यहां पे आर्टिफिशियली बढ़ा रहे हो, तो वो आप नहीं कर सकते। अगेन जो आपका इंटेंट है टू डिसीव मार्केट पार्टिसिपेंट, ये आपको अलाउड नहीं है यहां पे, ठीक है। क्योंकि लोगों का जो ट्रस्ट बना रहे वहां पे मार्केट में, वो बहुत जरूरी है यहां पे, ताकि जो हमारा मार्केट है वो फिर चले स्मूथली, और जो फिर लोगों का कॉन्फिडेंस है वो मार्केट में बना रहे, ठीक है। अजितेश इतना मैं रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन नहीं कर सकता मैं, मेरी भी समझो मजबूरी, मेरा चार्टर अटका हुआ है यार। नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये था आपका 2B मार्केट मैनिपुलेशन। देखो देखो सी, मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, लेकिन व्हाट आई कैन डू इज
जो क्वेश्चंस हैं वो हम डालते हैं। आई कैन सो आई विल इंश्योर कि जो टॉपिक बढ़िया है उसके क्वेश्चन ज्यादा हो। ये मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। इवन मॉक में भी आप देखोगे कि जो टॉपिक्स है वहां पे जो क्वेश्चन वगैरह मॉक में होंगे वो कहीं ना कहीं आपको अच्छे से आने चाहिए, वो हल्का सा आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको सारा ही दे रहा हूं, लेकिन जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन बैंक में वो हल्का सा आप ध्यान देना उसका लिए। और इसमें कोई मेरा वायलेशन नहीं है, मैं तो तुम्हें वहां पे और उसमें टेस्ट कर रहा हूं उन कॉन्सेप्ट में। हाँ हाँ जयदीप, ठीक है। तो ये है आपका मार्केट मैनिपुलेशन। मतलब कि देखो क्या होता है, आपको फिर वहां पे हेल्प मिल जाएगी वहां पे, लेकिन मैं कर नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। ठीक है, सो पहली है आपकी इंफॉर्मेशन में बेस्ड मैनिपुलेशन, लाइक ए सेड पंपिंग एंड डंपिंग। आपने प्राइस को पंप कर दिया, जैसे ही प्राइस ऊपर गया आपने डंप कर दिया। ठीक है, ओनली टू लेटर डंप इट, दैट इज योर इंफॉर्मेशन बेस्ड मैनिपुलेशन। कि आपने गलत जानकारी लीक कर दी, अफवाह लीक कर दी, और जैसे ही प्राइस ऊपर गया आपने, जैसे कि लाइक आई सेड, इसमें बेस्ट एग्जांपल अभी हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया था। ठीक है, और इवन पता क्या हुआ था, जब वॉर चल रही थी ईरान से, ईरान ने वहां पे पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए किया है क्योंकि उसकी मार्केट क्रैश कर रही थी यूएस की। ये जानकारी साफ साफ उसकी जो गवर्नमेंट थी, ऑफिशियल्स थी, वो उसने शेयर करी थी कि इसीलिए इसने यहां पे करा है क्योंकि इसकी मार्केट ब्लीड कर रही थी। ठीक है, तो ये है आपका पंपिंग एंड डंपिंग। होपफुली आपको याद रहेगा विद द एग्जांपल ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, सेकंड आपकी है ट्रांजैक्शन बेस्ड मैनिपुलेशन। की इसमें आप कहीं ना कहीं आर्टिफिशियली वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो, क्योंकि वॉल्यूम को देख के आपके प्राइस पे फर्क पड़ता है यहाँ पे। दैट इज योर ट्रांजैक्शन बेस्ड वॉल्यूम। की आप कहीं ना कहीं कुछ आर्टिफिशियली दिखा रहे हो जिससे प्राइस पे भी फर्क पड़ रहा है, वो आप नहीं कर सकते। सॉरी, ठीक है, वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगेन आप कहीं ना कहीं वहां पे वॉल्यूम को या प्राइस को किसी भी वे में मैनिपुलेट नहीं करना है आपको यहाँ पे। तो ये आपका टू बी यही बात करता है, दैट्स इट, इसमें खाली इतना ही है यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट। ओके, आई थिंक मेरे शायद एक पेज मिस हो गया, मतलब मिस तो लकीली नहीं हुआ। आई थिंक यहाँ पे हमारा आ गया है स्टैंडर्ड 3 आ गया, स्टैंडर्ड 3 आ गया हमारा। आई थिंक वो मेरा एक पेज मुझसे शायद मिस हो गया है यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जो टॉपिक है दैट इज ड्यूटीज टू क्लाइंट, जो उसका मेन हेड का स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो है ड्यूटीज टू क्लाइंट। ये आपका मेन स्टैंडर्ड है 3, और इसमें ये जो फर्स्ट है ये आपका 3A है। ये आपका 3A आपका आ गया। 3A है आपका लॉयल्टी, प्रूडेंस एंड केयर। ठीक है, तो ये बेसिकली बात करता है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं आपको कंप्लाई करना पड़ेगा अपनी जो फिड्यूशियरी ड्यूटी है, जो भी आपकी लीगल ड्यूटी है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा क्लाइंट के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस पे यू मस्ट कंप्लाई विद द लीगली फिड्यूशियरी ड्यूटी। ये आपका पहला पॉइंट है यहाँ पे। देखो सी, हम यहाँ पे लाइक आई सेड कि मैंने ये बात आपको पहले ही बताई थी, सबसे ऊपर आती है मार्केट, फिर आता है क्लाइंट, फिर हमारा एम्प्लॉयर, एंड फिर हमारा खुद का इंटरेस्ट आता है। तो सबसे पहले जो 2 था वो था रिगार्डिंग मार्केट, कि हमको मार्केट को किसी भी वे में नहीं करना है मैनिपुलेट। और फिर आपका 3 आता है आपका ड्यूटीज टू क्लाइंट, ये आपका मेन है स्टैंडर्ड, और इसमें आपका आता है लॉयल्टी, प्रूडेंस एंड केयर, दैट इज योर 3A। फिड्यूशियरी मतलब कि जो आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है, जो लीगल ड्यूटी है, वो सबसे ऊपर आती है यहां पे। सर सिलेबस खत्म होने के बाद आप थोड़ा एप्लीकेशन भी बता देना, हाउ कैन वी यूज द लेवल 1। श्योर, ठीक है, ओके। अब इस केस में देखो, इसमें जो ये कि आपको जो आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है, जो लीगल ड्यूटी है, वो अगेन सबसे ऊपर आती है यहाँ पे। ठीक है, देखो लीगली सबसे ऊपर आपका हमेशा लीगल टर्म रहेगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करता है यहाँ पे आपका कि आपका एक्चुअल क्लाइंट कौन है। ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि आपका एक्चुअल क्लाइंट कौन है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है, ये शायद मैंने आपको एग्जांपल शायद पहले भी दिया था, कोई बात नहीं। देखो,
सपोज कि ये मैं हूं पोर्टफोलियो मैनेजर। सो व्हेन आई यूज द वर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर, कि जो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो संभालता है, तो सपोज दिस पर्सन इज ए पोर्टफोलियो मैनेजर, ठीक है। अब ये पर्सन यहाँ पे फंड वगैरह मैनेज कर रहा है लोगों का, जो लोग हैं वो है पेंशन वाले। तो इस पोर्टफोलियो मैनेजर को इस कंपनी ने हायर करा है, ये कंपनी ने हायर करा है इसको कि ओके, ठीक है, और ये इसके पेंशन फंड है। तो जो पेंशन फंड है वो इस कंपनी का है, लेकिन जो पेंशन फंड का पैसा है जो लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा वो ये लोग हैं। ठीक है, तो इस केस में तो मैं लेट्स से पोर्टफोलियो मैनेजर हूं, मुझे इस कंपनी ने हायर करा और ये कंपनी का पेंशन फंड है, लेकिन इस फंड में पैसे दिए हैं इन बूढ़े लोगों ने जो कि पेंशन वाला पैसा लेने वाले हैं। अब इस केस में यहां पे मुझे सपोज कि इस कंपनी ने मुझे बोला कि लेट्स से पैसा लगा दो ऑप्शंस पे। ऑप्शंस आपके होते हैं कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, काफी रिस्की होते हैं यहाँ पे, तो इसमें मैं उसका पैसा नहीं लगा सकता, क्योंकि इसके इसमें मुझे समझना पड़ेगा कि जो मेरा क्लाइंट है, एक्चुअल क्लाइंट है, वो ये नहीं है, वो ये बूढ़े लोग हैं। तो मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं ऑप्शन में, जो मैं सोच रहा हूं करने का, वो ये लोग के उससे सूटेबल है या नहीं है। तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एक्चुअल क्लाइंट कौन है। एक्चुअल क्लाइंट ये कंपनी नहीं है, ये बूढ़े लोग हैं जो पेंशन वाले हैं यहाँ पे। तो जो मेरी ड्यूटी है वो लायक करती है जो वहां पे मेन मेरा एक्चुअल क्लाइंट है, जो कि कहीं ना कहीं इस पेंशन फंड के बेनिफिशियरी हैं। मेरी ड्यूटी लायक करती है इन बेनिफिशियरी के लिए। कोई इस पर डाउट तो नहीं गाइस? ठीक है, कोई इस पर डाउट तो नहीं है? देखो मैं ना मॉक्स वगैरह में या फिर जो क्वेश्चंस होते हैं टेस्ट में, उसमें श्योरली मैं वो क्वेश्चन डालूंगा जो कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। अब वो एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो आपको वहां पे दैट थिंग बेसिकली आई कैन पुट श्योरली। ठीक है, तो जो भी फिर क्वेश्चंस करते हो थोड़ा उसको ध्यान से करो, जितना आप क्वेश्चंस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। दिस पार्ट इज ओके पेंशन वाला। तो इस केस में जो आपकी अल्टीमेट जो आपकी जिम्मेदारी है वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके एक्चुअल क्लाइंट कौन है। यहाँ पे जो ड्यूटी है ईमानदारी की, दैट इज ओड टू द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। दिस पार्ट इज ओके। हाँ, ये आपकी जो मेन ड्यूटी है वो लाया करती है अल्टीमेट बेनिफिशियरीज के लिए यहाँ पे। ठीक है, अब इस केस में जो थर्ड पॉइंट आता है, डेवलपिंग द क्लाइंट्स पोर्टफोलियो। देखिए हम क्लाइंट का पैसा मैनेज करते हैं, कई बार उसका पैसा कि हम उसका पोर्टफोलियो संभालते हैं। सो व्हेन आई यूज द वर्ड पोर्टफोलियो, अगेन पोर्टफोलियो आप बाद में पढ़ोगे, आई थिंक पोर्टफोलियो मेरे पास ही आएगा, बट पोर्टफोलियो में बेसिकली होता क्या है कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो बंच ऑफ सिक्योरिटीज में। सपोज कि कुछ पैसा लगा दिया आपने शेयर्स में, कुछ पैसा लगा दिया आपने प्रॉपर्टीज में, कुछ पैसा लगा दिया आपने बॉन्ड्स में, कुछ पैसा लगा दिया आपने लेट्स से वेंचर कैपिटल में। तो इस केस में दैट इज योर पोर्टफोलियो व्हेन यू आर पुटिंग मनी इन अ डिफरेंट एसेट क्लास। तो आप फिर अपना पैसा कई जगह लगा रहे हो, दैट इज अ पोर्टफोलियो। या फिर लेट्स से कि मैंने पैसा खाली शेयर्स में लगाया है लेकिन बहुत सारे शेयर्स में लगाया है, दैट इज माय पोर्टफोलियो। तो अगर कि लेट्स से कि मैं अगर पोर्टफोलियो बना रहा हूं, मैं अगर पैसा मैनेज कर रहा हूं किसी का, तो वो फिर उसके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो ये द पोर्टफोलियो मस्ट बी रियलिस्टिक एंड सूटेबल। जैसे कि मैंने को एग्जांपल दिया कि अगर मेरा पोर्टफोलियो बूढ़े लोगों का है, तो बूढ़े लोगों का है तो उस केस में मैं उसका ज्यादा पैसा लगाऊंगा बॉन्ड्स में। 60 से 70% मैं ट्राई करूंगा पैसा बॉन्ड पे लगाऊं, और 15-20% से ऊपर शेयर्स में ना हो। क्यों? क्योंकि बॉन्ड्स में वहां पे आपका लगातार आपका जो ब्याज है वो आता रहता है। तो उस केस में मैं जो आपका पोर्टफोलियो मैनेज करूंगा, मैं क्लाइंट के हिसाब से मैनेज करूंगा। अगेन अगर वो जो पोर्टफोलियो है उसमें जो लोग हैं वो उनकी एज 70 के आसपास है, तो फिर उनका पैसा मैं ऑप्शंस में पुट नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर
जो ऑप्शंस काफी रिस्की होती हैं वो शायद उनके लिए सूटेबल ना हो यहाँ पे। हाँ, लास्ट में पोर्टफोलियो मेरे पास ही है, मुझे याद था। ठीक है, दिस पार्ट इज ओके। डेवलपिंग क्लाइंट पोर्टफोलियो यहाँ पे। अब फोर्थ वाला आपका आता है सॉफ्ट कमीशन पॉलिसी यहाँ पे। ठीक है, सॉफ्ट कमीशन पॉलिसी, कल शायद ये टर्म दोबारा कल ये टर्म आया था, बट इसको मैं आज बात करते हैं यहाँ पर डिटेल में। देखिए, सपोज कि दिस इज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, ये मेरा एक पोर्टफोलियो मैनेजर है। ठीक है, और ये क्या करता है, यहां पे मेरा क्लाइंट है, ये मेरा क्लाइंट है। अब क्या होता है कि जब भी आप कुछ शेयर्स बाय या सेल करते हो तो यू नीड ए ब्रोकर। ठीक है, अब क्या होता है, लेट्स से कि यहां पे मेरे पास दो ब्रोकर थे, ब्रोकर 1 था और ये ब्रोकर 2 था। सपोज कि ब्रोकर 1 जो फीस चार्ज कर रहा है वो है 0.3%, लेकिन जो ब्रोकर 2 फीस चार्ज कर रहा है वो कर रहा है 0.5। लेट्स से कि दोनों की जो सर्विस है बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ब्रोकर 2 की फीस हल्की सी ज्यादा है। एंड लेट्स से कि जो कि मैंने और लेकिन फायदा क्या है यहाँ पे कि जो ब्रोकर 2 है ये मुझे यहाँ पे शेयर कर रहा है कुछ रिपोर्ट्स वगैरह। अब वो रिपोर्ट से मेरा फायदा है, क्लाइंट का कोई फायदा नहीं है, तो मैं उसको यूज नहीं कर सकता कायदे में। वो मुझे ब्रोकर 1 मेरे लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा क्योंकि वो उसकी फीस कम है। अगर सपोज की रिपोर्ट से मैं अपना फायदा उठा रहा हूं तो वो मैं नहीं कर सकता, और इस चीज को बुलाते हैं सॉफ्ट डॉलर या सॉफ्ट ब्रोकरेज, और ये आप नहीं कर सकते, इससे आपका हो जाएगा वायलेशन। अगर आपने क्लाइंट्स को बोल दिया तब भी जो चीज गलत है वो गलत ही रहेगी। मतलब कि मैं अगर चोरी करता हूं, मैंने बोल दिया तो वो चोरी की चोरी ही रहती है। सेम वे में अगर आप उसको क्लाइंट को बाद में डिस्क्लोज कर देते हो कि आपको सही, कि भैया इस केस में सही आपको ब्रोकर नहीं मिला, तब भी वो चीज गलत की गलत ही रहेगी, वो वायलेशन का वायलेशन ही रहेगा यहाँ पे। हाँ, सेम ही चीज है पटेल, यश, यही सेम चीज है, बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं हर्ष। लेकिन लेकिन जो हर्ष बात कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। अगर सपोज कि वो रिपोर्ट से क्लाइंट को फायदा हो रहा है, जो इसने रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट से अगर क्लाइंट को फायदा हो रहा है, और मैंने वो चीज क्लाइंट से बात कर ली। देखो, जब भी आप फंसते हो हमेशा आपके लिए बेस्ट क्या है कि आप डिस्क्लोज कर दो। तो इस केस में मैं वहां पे क्लाइंट को डिस्क्लोज कर दूंगा कि यार ये फिर यहाँ पे ये इशू आ रहा है, तो आप बताइए क्या करूं। ठीक है, तो उस केस में हम फिर वहां पे कर देंगे डिस्क्लोज, और अगर क्लाइंट मान जाता है तो हम ब्रोकर 2 को हम यूज कर लेंगे, क्योंकि उसकी रिपोर्ट से जो मेन फायदा है वो क्लाइंट को होने वाला है। लेकिन अगर सपोज कि यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है मैं यूज कर रहा हूं अपने लिए, या ब्रोकर 2 मुझे नए क्लाइंट लेके दे रहा है, तो वो मैं यूज नहीं कर सकता, उस केस में मेरा हो जाएगा वायलेशन। और इस चीज को बुलाते हैं सॉफ्ट डॉलर, सॉफ्ट कमीशन या सॉफ्ट ब्रोकरेज। नाम सब सेम ही नाम है, यहाँ पे काम वही है। यहाँ पे दिस इज योर सॉफ्ट डॉलर, यहाँ पे सॉफ्ट ब्रोकरेज। यहाँ पे ये थ्योरी तो डीपीपी के क्वेश्चंस करते समय काम ही नहीं आए यार। अजितेश देखो, मैंने वो चीज बोल दिया था पहले यार कि इसमें देखो, बच्चे बोलते हैं कि एथिक्स मतलब कि आप जल्दी करवा रहे हो। आई एम लाइक यार तुम्हारा मेन बहुत काम है, क्योंकि आपको एक कॉल लेनी पड़ रही हो। जो बच्चों ने क्वेश्चंस करे हैं वो शायद मेरी बात समझ पाएंगे कि आपको बहुत जगह अपना जजमेंट लेना पड़ रहा था। इट इज समटाइम फील कि मेरा टेस्ट है वहां पे कि ये मुझे लैंग्वेज समझनी है या कहीं ना कहीं बेस्ट कॉल लेनी है कि सही सही क्या होना चाहिए। ये एथिक्स में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। इवन मैं झूठ नहीं बोल रहा, जब मैं लेवल 3 का पेपर दे के आया था एथिक्स का, मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरे क्वेश्चन कुछ आए थे। ठीक है, मैं फिर आपको ये भी नहीं बोल सकता कि मेरे कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, लेकिन मेरे क्वेश्चन 4 से 8 के बीच में आए थे। ठीक है, लेवल 3 में हमारे क्वेश्चंस होते हैं 88, उसमें से 4 या 8 मेरे इसमें से आए थे। ठीक है, क्योंकि 4 से 8 आपका वेटेज है उसका एथिक्स का। अब उस केस में मैं भी श्योर नहीं था कि वहां पे कितने सही है। तो ये चीज आप समझिए कि ये सबके साथ में होता है। अगर आप एथिक्स कर रहे हो, जो सबसे बड़ा आपको
जो रहेगा कंसर्न कि आपको यहाँ पे जजमेंट लेनी पड़ रही है एंड यू आर नॉट श्योर कि जो आपकी जजमेंट है वो कितनी सही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप क्वेश्चंस करिए तो जो आपकी जजमेंट है वो काफी बेटर होती जाएगी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि सीधा होते हैं। फॉर एग्जांपल मोसेक थ्योरी, अगर मैं बोलूं कि मोसेक थ्योरी में क्या है, ठीक है, सो यू आर कंबाइनिंग पब्लिक प्लस नॉन नॉन पब्लिक नॉन मटेरियल, तो इस तरीके से आप सीधा उसको पिन पॉइंट कर सकते हो। या फिर मैं बोलूं कि मुझे जो एक है 5C, वो बोलता है कि हमको रिकॉर्ड मेंटेन करना है कितने सालों के लिए, द आंसर इज 7 years। तो कई बार ऐसा होता है कि हमको पता होता है कि हाँ यही आंसर है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको कॉल लेनी पड़ेगी एथिक्स में। यहाँ पे डीपीपी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। एक्चुअली डीपीपी की लैंग्वेज कहीं ना कहीं सही है और क्वेश्चन भी वैसे ही आ सकते हैं। नहीं वेदांत, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको मेन ओवरऑल स्कोर पास करना है। आपको खाली लेट्स से सपोज कि मेरा अगर मान लो सपोज कि मेरा अगर छूट गया क्वांट लेट्स से, और मेरा स्कोर बैठ रहा है, ओवरऑल बैठ रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको ओवरऑल आपका 70 के आसपास बैठना चाहिए। कोई टॉपिक आपका वीक है, कोई स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अजितेश सर, अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन में देखा जाए किसी को हो कि ब्रोकर टू की इन्फो, देखो मेरी बात सुनिए अजितेश, ब्रोकर टू की अगर जानकारी अगर फायदा कर रही है आपको और क्लाइंट को नहीं कर रही तो आप नहीं कर सकते। लेकिन जो उसकी जानकारी से क्लाइंट को फायदा हो रहा है अल्टीमेटली, तो उस केस में आप क्लाइंट से बात करके उसको चूज कर सकते हो, कोई वायलेशन नहीं है। इफ वी हैव ओनली टू ब्रोकर, द लोवेस्ट फी ब्रोकर आल्सो प्रोवाइड द सेम। ऑब्वियसली उस केस में तो प्रदीप, अगर मान लो कि जो दोनों की रिपोर्ट की क्वालिटी है वो सेम है, अगर सपोज कि दोनों ही ब्रोकर रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों से ही फायदा क्लाइंट को है, लेकिन ब्रोकर वन सस्ता है लेट्स से, तो हम ब्रोकर वन चूज करेंगे। अल्टीमेटली हमारा काम ये है कि क्लाइंट का फायदा होना चाहिए, क्लाइंट का पैसा हमें इस तरीके से मैनेज करना है कि जैसे अपना खुद का पैसा हो। दैट्स ओके। हाँ, तो ये था आपका सॉफ्ट डॉलर या सॉफ्ट कमीशन है यहाँ पे, ठीक है। तो उस केस में ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा यहाँ पे कि जो आपको, जो क्लाइंट को बेस्ट एग्जीक्यूशन नहीं मिल पा रहा, लेकिन जो मैंने आपसे बात बोली थी कि आप अगर चोरी करते हो उसके बाद में आप डिस्क्लोज कर देते हो, तब भी वो चोरी की चोरी ही रहेगी। यहाँ पे 14 ये वेदांत, 45 50 है। मानव देखिए, जो बच्चे पास होते हैं, अगर 100 बच्चों ने पेपर दिया है तो 100 में से 40 से 50% बच्चे पास हो पाते हैं। जो रिकॉर्ड है वहां पे सीएफए का, वो आप चेक भी कर सकते हो, 45 47 ऐसे पासिंग रेट है, ठीक है। लेकिन बच्चे पूछ रहे हैं पासिंग स्कोर, तो हमारे पेपर में 180 क्वेश्चंस होते हैं। रफली बता रहा हूं कि आपका 70% आपको पासिंग चाहिए। मतलब कि जो आपका स्कोर आना चाहिए 180 में से रफली 126, दैट इज 70% आपके क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए। लेकिन जो पासिंग बच्चे हैं वो 45 के आसपास बच्चे पास होते हैं। ब्रोकर की रिपोर्ट से दोनों का फायदा होता है यार यश, इसमें ना चेक करना पड़ेगा, दैट डिपेंड्स ऑन केस बाय केस बेसिस। आपका फायदा नहीं होना चाहिए, क्लाइंट का मेन फायदा होना चाहिए। मैं अपना फायदा नहीं देख सकता है, ठीक है। तो ये था आपका सॉफ्ट डॉलर या सॉफ्ट कमीशन। यहाँ पे नेक्स्ट बात करता है प्रॉक्सी वोटिंग। किसी ने कभी नाम सुना होगा यहाँ पे प्रॉक्सी वोटिंग का। यहाँ पे हाँ, कंप्यूटराइज एग्जाम होता है यहाँ पे। सेंटर जो लोग दिल्ली में रहते हैं या फिर नोएडा में रहते हैं, यहाँ पे सेंटर पड़ता है। सेंटर नोएडा में भी है और दिल्ली में भी है। नोएडा में सेक्टर 62 में है और दिल्ली में शायद प्रीत विहार, आनंद विहार के पास है। मुझे तो खरीद पता है, मुंबई में भी पड़ता है, बेंगलोर में भी पड़ता है। हाँ, जो पास नहीं हुए उनके 1.25 लाख। आपसे जो सरकार है वो टैक्स भी लेती है, आपसे जीएसटी भी जाता है इसका, पेपर का, पता है लोगों को। आप जो लोगों ने फीस जो लोगों ने फीस दी है, आपका 18% जीएसटी लेती है। हाँ श्योरली है जयदीप। सेंटर है वहां पे अहमदाबाद में, पक्का होगा, पक्का होगा। बेंगलोर में भी है, अहमदाबाद में भी है, गुजरात में, हाँ आई थिंक अहमदाबाद में है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट था उसने दिया था अहमदाबाद में। चेन्नई में भी होया बिल्कुल।
ठीक है, एक बार चेक कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपके आसपास आपको जरूर होगा। तो प्रॉक्सी वोटिंग पॉलिसीज, अब इसमें क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट प्रॉक्सी वोटिंग। इस केस में सपोज कि क्या होता है, देखिए कंपनी की होती है साल में एक बार मीटिंग, और उसको बुलाते हैं एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, तो कंपनी के यहां पे साल में एक बार मीटिंग होती है मिनिमम, उसको बुलाते हैं एजीएम, और वहां पे जनरल मीटिंग आपकी होती है सालाना, एनुअली जनरल मीटिंग है यहाँ पे, या इतना से पता नहीं विवेक। ठीक है, हाँ वेदांत तो कह सकता है, लेकिन ये बात आ गई ना कि यार इसमें इंडिया के लैंड में हो रहा है, तो यार सर्विस सर्विस चार्ज लग रहा है। बाहर नहीं लगता यार, अगर ये बात अगर लॉजिक में बात करो तो दुबई में नहीं लगता जीएसटी, दुबई में वैट भी नहीं लगता इस पे, मतलब पढ़ाई पे हल्का सा वैट मेरे को थोड़ा बुरा लगता है। ऑलमोस्ट 126 मंडाल, क्योंकि पता क्या होता है, फीस वैसी बहुत ज्यादा है यार हमारी, उसके अलावा 18% जीएसटी, लाइक एक एक 10 पे आप जीएसटी लगा रहे हो 18%, तो बहुत सारे बच्चे इस वजह से पेपर दे नहीं सकते ये वाला। वैसे ही हमारा डॉलर्स की लगी पड़ी है वाट इंडिया में। हाँ, सेफ्टी के लिए 130 मान लीजिए। पता नहीं यार मुझे सेंटर कहाँ का पड़ता है, लेकिन मुझे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, यहाँ पे और गुजरात, क्या कहते हैं, अहमदाबाद जरूर पड़ता है, इतना पता है मुझे खाली। आई थिंक यहाँ पे चंडीगढ़ में भी है आसपास। ठीक है, सो कंपनी की यहाँ पे साल में होती है मीटिंग नोन एज एजीएम। अब उस केस में यहाँ पे जब फिर आपकी एजीएम होती है, तो वहां पे जो लोगों पे शेयर्स है वो वोट कर सकते हैं। वोट में क्या करते हैं, वो चूज करते हैं कि कंपनी के कौन बनेंगे डायरेक्टर्स, कौन होंगे कंपनी के ऑडिटर्स। तो इस पे वो वोटिंग वगैरह करते हैं कि कौन कंपनी के डायरेक्टर्स और कौन कंपनी के होंगे ऑडिटर्स। नाउ इस केस में अगर और भी बहुत सारी चीजों पे आप वोटिंग करते हो, तो सपोज कि आप अगर जा नहीं पाए, और सपोज कि आपने अपने सीएफए भाई को अपने भेज दिया, मतलब कि आपने अपने पोर्टफोलियो मैनेजर को भेज दिया, जैसे कि मैं चला गया और मैं फिर आपके बिहाफ पे वोटिंग कर रहा हूं, तो अगर मेरे पास प्रॉक्सी वोटिंग का कागज है, तो मैं आपके वोट तो मैं फिर आपके बिहाफ पे वोट कर सकता हूं, पहला पॉइंट। दूसरा, जो मैं वोट करूंगा वो पूरे कायदे से करूंगा, और ऐसे करूंगा कि जैसे मेरा खुद का पैसा लगा हुआ हो। तो अगर मैं वोटिंग करता हूं आपके बिहाफ पे, मैं वोटिंग कर रहा हूं, तो मैं पहली बात तो कि मैं वोटिंग करूंगा पूरा इन्फॉर्म होके, और पूरी जिम्मेदारी से मुझे वोट करना है, ऐसे नहीं कि मैं ऐसी कोई भी वोट करके आ गया। तो अगर मैंने यहां पे वोट करा बिना जाने कि वोट से क्या होगा, तो मेरा हो जाएगा वायलेशन। तो दैट इज योर प्रॉक्सी वोटिंग यहां पे, कि क्लाइंट ने आपको यहां पे बोला है कि वोट करके आओ मेरे बिहाफ पे, तो आपके वोट के क्या महत्व हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो जान के आपको वोट करना है। पूरा आपको अगेन सेम बात बोल रहा हूं कि आपको इस तरीके से वोट डालना है कि जैसे खुद का आपका पैसा लगा हो। ठीक है, अगर आपने वोट कर दिया ब्लाइंडली, बिना समझे आपने वोट कर दिया, यू मे बी अंडर वायलेशन। क्लियर है यहां पे, होपफुल दिस प्रॉक्सी वोटिंग इज ओके। ठीक है गाइस, ठीक है, तो ये था आपका 3A यहां पे। डू दे नॉट इन्फॉर्म हु टू वोट फॉर ऑन बिहाफ ऑफ देम, समझा नहीं। एक्चुअली क्या होता है, प्रॉक्सी वोटिंग का जो जो एक पूरा एक पूरा फॉर्म वगैरह होता है, वो फॉर्म भर के ही आप यहाँ पे वोटिंग कर पाते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि लेकिन लेकिन जो हमारा काम है एज ए सीएफए, कि अगर हम वोट डाल के आते हैं क्लाइंट के लिए, तो पूरी जिम्मेदारी से हमको वोट करना है। हमारे वोट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसमें, वो समझ के हमको वोटिंग करनी है यहाँ पे। दिस पार्ट इज ओके। अब बात करते हैं, मूव करते हैं, हमारा ये था हमारा 3A। अब बात करते हैं 3B की, विच इज फेयर डीलिंग। देखिए, हमको हर क्लाइंट को बराबर ट्रीट करना है यहां पे। वी मस्ट ट्रीट ऑल क्लाइंट फेयरली बट नॉट इक्वली, सो वी मस्ट, तो हमको किसी भी क्लाइंट को फेवर नहीं करना। और फेयरली का मतलब बराबर नहीं होता, फेयरली का मतलब
डज नॉट मीन इक्वली। अगर अगेन मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूं, ठीक है, लेट्स टेक जस्ट टेक अगेन जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं वो सीएफए की बुक में है, ऑफिशियली बुक में है एग्जांपल वगैरह, ठीक है। अच्छा एक और चीज, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सीएफए की ऑफिशियल बुक से पढ़ूं। सीएफए की बुक से, ऑफिशियल बुक से मेरे मेंटोर हैं, वो एक बात बोलते थे कि क्या कि जो सीएफए की बुक है वो बहुत अच्छी है नॉलेज के लिए, लेकिन आफ्टर द एग्जाम, क्योंकि वो इतनी हैवी बुक्स है कि आप कहीं ना कहीं वो आप जानकारी उसमें सारी आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। सो मैं सीएफए की बुक मैंने तीनों लेवल में मैंने कभी नहीं पढ़ी, खाली मैंने क्वेश्चंस करे हैं सीएफए की बुक से, क्वेश्चन मैंने जरूर करे हैं हर बार, लेकिन मैंने बुक से पढ़ा नहीं है। कभी आप फंसो तो आप पढ़ लेना सीएफए की बुक से, लेकिन ज्यादातर आप उसको अवॉइड करें यहाँ पे, ठीक है। चलो अब देखो ये जो मैं आपको बोल रहा एग्जाम्पल, इस केस में क्या होता है, देखिए लेट्स से कि एक कंपनी को मैंने बाय की वहां पे मैंने वहां पे बोल रखा था कि इस कंपनी के शेयर्स बाय करो। अब उस केस में लेट्स से कि मैंने वहां पे बाद में मैंने चेक करा, लेट्स से कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद मैंने दोबारा चेक करा, तो जो वो केस में कंपनी की अब हालत काफी खराब थी। मैंने कहा ओके अब इसको बाय नहीं सेल करो। तो फिर मुझे ये जानकारी अपने सारे क्लाइंट को देनी थी कि भाई जो हमारी रिपोर्ट थी वो चेंज हो गई है, अब बाय नहीं है, इसको सेल है। अब उस केस में लेट्स से कि मैंने एक काम करा कि मैंने वहां पे ये जानकारी हर एक क्लाइंट को मैंने भेज दी, यहां पे सबको मैंने कर दिया ईमेल। लेकिन दो मेरे बड़े क्लाइंट थे, मैंने उनको कॉल भी करा पर्सनली, पहले मैंने मेल करा फिर मैंने उन्हें कॉल करा। तो क्या मेरा वायलेशन है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या मेरा वायलेशन है? जस्ट सी द आंसर कि ओके, जस्ट टेल मी द आंसर कि ओके आपके हिसाब से क्या मेरा वायलेशन है? क्योंकि मैंने उनको कॉल करा है, मैंने उनको एक तरह से मैंने उनको फेवर दे दिया, ठीक है। बट मेरा जो इसमें जो मेरा यहाँ पे एग्जाम्पल था उसमें ये बात ध्यान देने की थी कि मैंने पहले सबको मेल करा और फिर मैंने उनको कॉल करा, तो मेरा वायलेशन नहीं है। मुझे उनको ट्रीट करना है फेयरली, लेकिन फेयरली का मतलब बराबर नहीं है। सिंस वो मेरे बड़े बड़े क्लाइंट हैं, मैंने मैंने सबको मेल कर दिया, उसके बाद में मैंने उनको कॉल करा, तो मेरा वायलेशन नहीं है यहां पे। नहीं नहीं, पब्लिक डोमेन में नहीं है प्रदीप, पब्लिक की मैंने देखो सी, ये जो जानकारी खाली मैंने अपने जो रिपोर्ट है वो मैंने अपने क्लाइंट को शेयर करी है यहां पे। अगेन सेम वर्ड कि फेयरली का मतलब बराबर नहीं होता है यहां पे, ठीक है। तो इस केस में मुझे वहां पे क्लाइंट को एडवाइस करना पड़ता है कि जो हमारी बाय सेल की थी एडवाइस वो चेंज हो गई है। मुझे क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि ओके मैंने कि जो हमारी की जो इस कंपनी का शेयर आपको बाय नहीं करना, आपको सेल करना है यहां पे। तो इस केस पे जब भी मैं जानकारी वगैरह आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो मुझे सारे क्लाइंट को डील क्या करना है फेयरली, वाइल मेकिंग द डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो कोई भी अगर बड़ा चेंज आता है प्रायर टू इन्वेस्टमेंट, वो मुझे जानकारी आपको शेयर करनी है और मुझे कोई भेदभाव नहीं करना। ओके इसी में एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहाँ पे, वट एवर वांट की, ताकि आप जो एग्जांपल से आप समझ सको कि ये क्या बोलना चाहता है। सपोज कि लेट्स से देखिए कई बार क्या होता है कि एक चीज होती है, आईपीओ होता है। सपोज इस आईपीओ में, ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास 5 क्लाइंट थे, ए बी सी डी और ई। लेट्स से यहां पे जो ई है, लेट्स से कि वो मेरा कजन है या वो मेरा ब्रदर है, ठीक है। अब ई मेरा ब्रदर है यहां पे। अब इस केस में ये सब लोगों ने अप्लाई करा फॉर द आईपीओ, ठीक है। एक कंपनी का XYZ का आईपीओ आ रहा है और ये सब लोगों ने वहां पे अप्लाई करा। मैं इनका फंड संभालता हूं, सबके लिए जो आईपीओ सूटेबल है, पहली चीज सबके लिए आईपीओ सूटेबल है यहां पे। अब इस केस में सबने अप्लाई करा, तो फिर मैंने यहां पे ये इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, और इसको मैंने नहीं दिया क्योंकि ये मेरा कजन है। मैं नहीं चाहता कि यहां पे बाकी सब सोचें कि मैं इसको कुछ फेवर दे रहा हूं, क्योंकि जो 3 पे क्या बोलता है कि आपको क्लाइंट को आपको फेवर नहीं देना। तो ये इस केस में क्या मेरा वायलेशन है? द आंसर इज कि नहीं, मेरा वायलेशन नहीं है, क्योंकि ये भी मेरा क्लाइंट है। जो ई है
मान लिया कि वो मेरा भाई है लेकिन वो मेरा फीस पेइंग क्लाइंट है, मुझे इसको बाकी क्लाइंट की तरह ट्रीट करना है, मुझे इसको ना तो उसको फेवर देना है और ना ही मुझे ये पर्सन का कुछ नुकसान करना है। होपफुली यू गेट दिस पॉइंट यहां पे। उसके अलावा जिसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए सपोज कि मैंने अपनी चेंज कर दी एडवाइस, मैंने कहा कि शेयर को बाय मत करो, सेल करो, मैंने सबको मेल कर दिया, ठीक है। लेट्स से कि फोन आया आपका, लेट्स से कि आपका फोन आया मेरे पास कि आप इस शेयर को बाय करना चाहते हो, जबकि मैंने यहां पे बाय से सेल कर दी है। तो फिर लेट्स से कि आपका फोन आया कि आप बाय करना चाहते हो। देखिए मैं पहला काम करूंगा कि मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि सर जो हमारी एडवाइस थी वो बाय से सेल हो गई है, लेकिन फाइनली हम वही करेंगे जो क्लाइंट बोलेगा। हम क्लाइंट को समझा देंगे कि देखिए सर कि पहले बाय था, अब ये उसके अब फिर यहां पे हमारा सेल हो गया है, लेकिन फाइनली बाकी जो क्लाइंट बोलेगा वो फिर हम करेंगे। यहां पे दिस पार्ट इज ओके, फेयर डीलिंग इज ओके। उसके अलावा आप इस केस में एक सपोज ओके, जैसे सपोज कि लेट्स से कि हमने एक बैच बनाया जिसमें हम खाली क्वेश्चंस करवा रहे हैं। लेट्स से कि हमने ऐसे बैच बनाया जिसमें जिसमें खाली हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं। अब उस केस में लेट्स से कि हमने ये जानकारी बैच में शेयर कर दी, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे, कि यार हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि उस केस में हम यहाँ पे एक बैच कर रहे हैं जिसमें हम कहीं ना कहीं बच्चों को क्वेश्चन में हेल्प करेंगे, लेट्स से। अब उस केस में अगर ये जानकारी मुझे यहाँ पहली चीज कि तो क्या मैं ये जो बैच वगैरह एक्स्ट्रा ऑफर कर सकता हूं? द आंसर इज यस। सो आई कैन ऑफर सम डिफरेंशिएट सर्विस, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि मुझे ये जानकारी सबको शेयर करनी है। ऐसा ना हो कि मैंने 4 बच्चों को बोला 40 को नहीं बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली मैं वहां पे सेपरेट सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर सकता हूं, प्रोवाइडेड कि जानकारी मैंने सबको दी और ये इसमें ये ना हो कि कुछ का फायदा हो कुछ का नुकसान हो। यहां पे मतलब बाकी जो मेरी सर्विस नहीं ले रहे उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे होता ना स्कूल में था ना कि जो टीचर होते थे वो कोचिंग भी पढ़ाते थे, तो जो उनसे पढ़ रहे हैं उनको वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। सो यू कैन ऑफर डिफरेंशिएट सर्विस, बट द क्लाइंट को यहाँ पे नुकसान नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली जो आपकी सर्विस ले रहे हैं उनको कुछ फायदा तो होगा ही, लेकिन जो आपकी सर्विस नहीं ले रहे उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सीरियस लाइन यू कैन, ठीक है, लेकिन जस्ट सीरियस लाइन यहाँ पे उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। जो बाकी के क्लाइंट है दैट मस्ट नॉट बी एट एनी डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ये आपका 3B है यहां पे आपका, ठीक है। कुछ भी यू वांट टू आस्क मी, ठीक है, कुछ भी यू वांट टू आस्क मी, ठीक है। सो ये 3B था आपका। होपफुली अब मेरी स्पीड हल्के सा फास्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब अभी होपफुली मेरी स्पीड ना फास्ट ना स्लो है वेदांश, आई थिंक अब ठीक है। तो इस केस पे यहाँ पे ठीक है, तो आपका काम यह है कि जानकारी को, जो इंफॉर्मेशन है उसको ऐसे बांटो कि हर एक क्लाइंट पे फेयर मौका हो उस पर एक्ट करने का। अगर मैंने बाय से सेल कर दिया है तो आपको बराबर का मौका मिलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे हर एक क्लाइंट को ट्रीट करना है फेयरली, मुझे हर एक क्लाइंट को यहाँ पे फेयरली ट्रीट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं सपोज कि मैं उसको वहां पे प्रोवाइड करूं एडवाइस कि ये शेयर ले ये शेयर मत ले, ठीक है, तो इस केस पे तो और जो आपकी जानकारी है वो आपको हर क्लाइंट को बराबर शेयर करना है। देखा वेदांत, जैसे कुछ बच्चों को फास्ट लगता है कुछ बच्चों को स्लो लगता है, बट आई थिंक मैं फिर हल्का सा मैं स्पीड जरूर कर देता हूँ, क्योंकि आज का हमारा प्लान 3C तक का है और हम 3B पे चल रहे हैं, तो सही चल रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो हर्ष 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 देखिए, ओके, हर्ष का क्वेश्चन है कि सपोज कि आपने क्लाइंट को ईमेल करा और क्लाइंट को लेट्स से बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू वो ईमेल रिसीव नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा? देखिए यहाँ पे वेदांत, देखिए अगर कोई टेक्निकल इशू है
ये जो चीज है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं ये कौन से में आ सकता है, एक मिनट। हाँ, ये जो ये इशू है, ये आई थिंक 4C में आता है कहीं ना कहीं, जो आपने बात पूछी है कि देखो, अगर सपोज कि मैं एक सुपरवाइजर हूं और इस केस में मुझे लगता है कि जो ईमेल है उसमें कुछ इशू आ रहा है, तब भी मैंने यूज करा ईमेल और वो क्लाइंट पे नहीं पहुंचा, तो मेरा वायलेशन है। अगर सपोज कि मैंने मेल भेजा क्लाइंट को, लेट्स से बिकॉज ऑफ कोई भी इशू रिसीव नहीं हुआ, लेकिन वो उसमें मेरी गलती नहीं थी, तो मेरा वायलेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो, मान लो कि जीमेल खराब हो गया या कुछ भी याहू खराब हो गया, अगर वो ढंग से नहीं काम करा, या फिर लेट्स से कि वो आपके स्पैम में चला गया, तो मेरी थोड़ी गलती है, मैंने तो बकायदा आपको भेज दिया था। ठीक है, तो ये इस केस में यहां पे मेरी गलती नहीं मानी जाएगी। टेल मी दिस पार्ट इज ओके, फेयर डीलिंग इज ओके। ठीक है, अगेन क्या होता है कि कई बार आप वहां पे शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो, तो लेट्स से कि ABCDE, जो मैंने आपको लिखा था यहां पे, पीछे लिखा था ना मैंने आईपीओ के लिए, कहां लिखा था ये ABCDE, लेट्स से कि मेरी कंपनी ने, लेट्स से कि मेरी फर्म ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, सबने यहां पे अप्लाई करे थे 2-2 हजार, नो सॉरी, सबने लेट्स से अप्लाई करे थे 5,000, सॉरी, लेट्स मेक इट ओके, लेट्स सबने अप्लाई करा 2,000, तो यहां पे ए ने अप्लाई 2,000, बी ने 2, सी ने 2, डी ने 2 और ई ने 2। अब इस केस में हम सबने मिलकर यहां पे शेयर्स अप्लाई करे हैं 10,000 कंबाइन, 2 2 2 2 2। अब इस केस में लेट्स से कि हमें 10 मिले ही नहीं, हमको कुल मिले 5,000, तो उस केस में मुझे तो फिर इस केस में मुझे यहां पे शेयर्स को बांटना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोराटा। तो इस केस में हम बांटेंगे इसके 1,000, इसके 1,000, इसके 1,000 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका होता है प्रोराटा। ठीक है, हाँ ठीक है जयदीप, आप कूलिंग कम कर दो। ठीक है, ओके, चलो मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे ना एसी बहुत फास्ट हो गया है, मतलब हाथ से ठंडे से हो गए। ठीक है, ओके, या तो ये आपका गिवन था यहाँ पे कि इस केस में आपको जो इशू है उसको आपको बांटना पड़ेगा प्रोराटा पे। यहाँ पे अगेन जो आपके लिए एडवाइस है, लिमिट द नंबर ऑफ पीपल। देखिए, अगर आप अपनी एडवाइस बाय से सेल कर रहे हो, उसकी जानकारी आपको लीक नहीं होने देनी, आपको इंश्योर करना है कि वो जानकारी लीक ना हो यहाँ पे। ठीक है, कि जो आप बाय से सेल कर रहे हो उसका बहुत कम लोगों को पता हो, सबको ना पता हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमारे क्लाइंट है वो उससे पहले बाकी लोगों को जानकारी मिल जाए यहाँ पे। तो इस केस में हमको लिमिट करना पड़ेगा नंबर ऑफ पीपल जिनको पता है कि हम बाय से सेल करने वाले हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं जयदीप, दैट्स ओके। ठीक है, जब भी आपको लगे कि मैं फास्ट स्लो जा रहा हूं तो मुझे बता दिया करिए, क्योंकि स्पीड का देखो हमको भी पता नहीं होता, वो बच्चों से हमको पता चलता है यहाँ पे। ठीक है, सो और लिमिट द अमाउंट ऑफ टाइम। देखिए ये क्या बोलना चाहता है कि अगर जानकारी वाले मैं शेयर करता हूं यहां पे, ठीक है, तो सपोज कि मैं अगर फिर अगर लेट्स से कि मैं सबको फोन कर रहा हूं, तो मुझे इंश्योर करना है कि सबको फोन सही टाइम पे पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि लेट्स से कि मैंने फोन किया, एक बंदे को मैंने फोन किया सुबह और दूसरे को मैंने फोन किया शाम को, ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब कि जो मैं जानकारी शेयर कर रहा हूं उसका जो टाइम है, जो जो गैप है टाइम, वो काफी कम से कम होना चाहिए कि सबको जानकारी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको लिमिट करना पड़ेगा टाइम, जो बेसिकली आपको करना पड़ेगा। हाँ हर्ष, बिल्कुल, जो पैसे वगैरह भी फिर आपके वहां पे हो जाते हैं जस्ट वगैरह। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, डिस्क्लोज लेवल ऑफ सर्विस यहाँ पे। ठीक है,
तो इस केस में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा सारे क्लाइंट को कि आप कुछ एक्स्ट्रा सर्विस भी ऑफर कर रहे हो, और उसमें आपको ये इंश्योर करना है कि ये जानकारी सबको पता होनी चाहिए कि हम कुछ एक्स्ट्रा सर्विस ऑफर कर रहे हैं। दूसरी चीज यहां पे कि यहां पे जो जो फिर बंदे हमारे सर्विस नहीं ले रहे उनको नुकसान नहीं होना चाहिए यहां पे। ठीक है, तो आपको यहां पे जानकारी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने सब लोगों को कि हम एक्स्ट्रा सर्विस वगैरह ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, ये आज का लास्ट स्टैंडर्ड है 3C। उसके बाद में मैं हल्का सा रिवाइज करवा दूंगा ताकि आपको पूरा आपको याद हो जाए। तो 3C बात करता है सूटेबिलिटी। ठीक है, सो व्हेन आई से सूटेबिलिटी तो मैं बेसिकली रेफर कर रहा हूं कि जो आप यहां पे पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो, सबसे पहले जरूरी है कि आप यहां पे क्लाइंट को समझो। और इसमें मैं यहां पे आपका ध्यान लेके आना चाहूंगा 7 चीजों पे, विच इज, और ये हम दोबारा पढ़ेंगे पोर्टफोलियो में, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पे कि आपके लिए ये फिर आपके लिए बिल्कुल नया होगा। इट इज RRTTLLU। ये आप दोबारा पढ़ोगे पोर्टफोलियो में, अभी मैं खाली ब्रीफिंग कर रहा हूं। उसके अलावा हमारा CFA लेवल 3 का ऑलमोस्ट 30-40% इसी पे बेस्ड है। RRTTLLU, लेट्स सी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो इसके इसमें जो पहला आर है वो है आपका रिस्क। तो अगर मैं यहां पे क्लाइंट को मैं फिर यहां पे क्लाइंट का पैसा मैनेज कर रहा हूं, तो मुझे वहां पे क्लाइंट का यहां पे एक मैं चीज बनाता हूं जिसको बुलाते हैं IPS, which is full form is investment policy statement। ये बेसिकली मेंशन करता है कि जो क्लाइंट का पैसा है वो किस वे में मैनेज करना है। ठीक है, तो यहां पे जो फिर आपका IPS है, ये केस में आप यहां पे क्लाइंट को समझने की कोशिश करते हो। पहले आप समझने की कोशिश करते हो कि वो क्या ले सकता है रिस्क, क्या उसकी क्षमता है लेने की रिस्क। सेकंड, आप यहां पे जानने की कोशिश करते हो सेकंड आर, विच इज कि वो कितनी मांग रहा है रिटर्न। तो पहला है हमारा रिस्क, क्या उसकी एबिलिटी है, क्या उसकी सोच है रिगार्डिंग रिस्क। ठीक है, तो यहां पे हम बात करते हैं क्लाइंट की एबिलिटी या विलिंगनेस। एबिलिटी कि उसकी क्षमता कितनी है, कितना वो अमीर है कि वो ले सकता है रिस्क, और दूसरा होती है कि उसकी सोच क्या है रिगार्डिंग रिस्क, विच इज विलिंगनेस। सेकेंड जो चीज आती है वो आती है आपकी रिटर्न, कि यहां पे जो क्लाइंट है वो फिर यहां पे कितनी मांग रहा है रिटर्न। थर्ड जो चीज आती है T से आपका आता है टाइम, कितने टाइम के लिए वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। जैसे सपोज कि आपने कहा कि आपको 10 साल में शादी करनी है, ठीक है, और 20 साल में आपको अपने लेट्स से कि सॉरी 30 साल में लेट्स से कि आपको अपने बच्चों की शादी करनी है, एंड लेट्स से आज से 40 साल बाद आपको जॉब से हटना है। तो यहां पे आपके 3 होगा टाइम होराइजन, एक 10 साल, एक 30 साल और एक 40 साल। सो मुझे क्लाइंट का, तो फिर क्लाइंट का मैं जब भी पोर्टफोलियो मैनेज करता हूं तो ये सब चीजें मैं देखता हूं, क्या है, क्या वो पर्सन ले सकता है रिस्क, क्या वो मांग रहा है रिटर्न, क्या टाइम के लिए वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। फोर्थ है आपका टैक्स, वो कौन से टैक्स ब्रैकेट में लाया करता है। फिफ्थ है आपका लीगल। अब उस केस में यहां पे क्या होता है कि लेट्स से कि ऐसा ना हो, सपोज कि बैंक है, अब बैंक को यहां पे लेट्स से कि मैं अगर पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूं बैंक का, तो बैंक को लेट्स से जो हमारे फ्यूचर या कॉल ऑप्शन वगैरह होते हैं वहां पे इन्वेस्ट करना पैसा मना होता है। तो जो भी होते हैं रिस्की, वहां पे बैंक को पैसा लगाना मना होता है। सो आई नीड टू सी कि वहां पे जो लीगली हमको क्या अलाउड है। यहाँ पे जो सिक्स्थ है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब कि वहां पे मुझे कि उस केस में कि ऐसा तो नहीं कि आपको कैश की नीड पड़ती रहती है बार बार, मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या आपकी नीड है लिक्विडिटी की, यहाँ पे क्या आपको पैसा अभी तुरंत तो नहीं चाहिए एकदम से अर्जेंटली। तो इस केस में मैं समझने की कोशिश करता हूं। एंड फिफ्थ लास्ट है हमारा यहां पे यूनिक। यूनिक बेसिकली क्या होता है कि इस केस में सपोज कि लेट्स से कि आपने मुझे बोला है
कि लेट्स से कि आपको खाली पैसा लगाना है भारत में, बाहर की कंट्री में पैसा नहीं लगाना। या लेट्स से आपने बोला है कि जो कंपनी शराब बनाती है मुझे उसमें पैसा नहीं लगाना, या जो कंपनी लेट्स से टोबैको वाली है मुझे उसमें पैसा नहीं लगाना। तो ये आपका लास्ट हो गया यूनिक। सो RRTTLLU, रिस्क, रिटर्न, टाइम, टैक्स, लीगल, लिक्विडिटी और यूनिक। लीगल वाला प्रथम बेसिकली ये पॉइंट होता है, लीगल वाला पॉइंट ज्यादातर आता है व्हेन वी आर डीलिंग विथ लेट्स से बैंक या इंश्योरेंस कंपनी। अब क्या होता है कि ये कंपनी क्या होता है, जैसे बैंक वगैरह भी यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेज करती है। तो अगर बैंक ने मुझे काम दिया है कि मैं उसका पोर्टफोलियो मैनेज करूं, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो लीगली कौन से जगह पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकती। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, एक मिनट रुकिए, इसका एग्जाम्पल जो अभी माइंड में मेरे आया है, देखो हमने कल बात की थी बॉन्ड की रेटिंग होती है AAA, AA, A, BBB, होपफुली ये आपको याद होगा। अगेन ये हम दोबारा पढ़ेंगे, फिक्स्ड इनकम में दोबारा पढ़ेंगे पूरा, CCC, CC, C और D। देखिए यहां तक जो बॉन्ड होते हैं BBB से ऊपर, ये फिर हमारे होते हैं बढ़िया वाले बॉन्ड, और ये बॉन्ड को हम नाम देते हैं लो यील्ड, क्योंकि यहां पे जो रिस्क है वो कम होता है, इसलिए जो बंदा पैसा लगाता है वो यहां पे कम मांगता है रिटर्न। यील्ड का मतलब होता है रिटर्न। तो इस केस में ये जो है यहां पे ये होते हैं लो यील्ड, ये वाले होते हैं हाई यील्ड। तो बैंक्स वगैरह को क्या होता है, यहां पे बैंक्स वगैरह को यहां पे पैसा लगाना मना होता है, खाली उनका पैसा बढ़िया वाले बॉन्ड्स में ही हो सकता है। उनको वहां पे लीगली मना होता है कि जो हाई यील्ड वाले हैं, ये वाले, यहां पे आप बॉन्ड में पैसा लगा ही नहीं सकते। तो यहां पे आपको समझना पड़ता है कि वहां पे लीगली कोई दिक्कत तो नहीं है क्लाइंट को यहां पे। ठीक है। प्रथम, हाँ यार मुनाल, मैं एक्चुअली मैं आज अभी क्लास के जस्ट बाद आई विल जस्ट मैसेज द टीम कि वहां पे बच्चे बोल रहे हैं कि उनको व्हाट्सएप का लिंक वगैरह नहीं है। नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक, क्वेश्चंस तो आपके आते हैं डीपीपी पे, आपके आते हैं क्वेश्चंस, आपके व्हाट्सएप पे नहीं आएंगे, वो हमारे ऐप पे आएंगे। ओके, अभी तो कोई डाउट तो नहीं किसी को प्रथम? होपफुली दैट इज ओके ना? ठीक है। तो या तो ये था आपका आईपीएस। तो जब भी बेसिकली आप क्लाइंट का पैसा मैनेज करते हो तो आपको समझना पड़ेगा, आपको उसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, ठीक है, कि क्लाइंट की सोच क्या है, क्या हो, कि वो फिर उसमें क्या क्या उसके दिक्कत है। हाँ अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो इस केस पे और उस केस पे जो आप उसका पैसा मैनेज करते हो यहाँ पे, वो उसके लिए सूटेबल होना चाहिए यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि वो उसके लिए सूटेबल है या नहीं है। देवजीत यार एक बार प्लीज बोल दो कि कौन सा पॉइंट आप जानना चाह रहे हैं यहाँ पे। रिटेल भी, देखो रिटेल भी वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं बॉन्ड में, यस यू कैन। वेदांत, जैसे कि आजकल एक एड भी चल रहा है बॉन्ड म्यूचुअल फंड का, देयर आर सम एड दैट आर रिगार्डिंग द बॉन्ड का म्यूचुअल फंड, वहां पे भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, एनी डाउट सो फार यहाँ पे? एनी डाउट? कैन आई मूव फॉरवर्ड यहाँ पे? ठीक है, तो ये था आपका सूटेबिलिटी यहाँ पे, कि आपको जो क्लाइंट का पैसा मैनेज करना है उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप क्लाइंट का आईपीएस बनाइए, कि वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। हाँ सॉरी, यूनिक। ओके, यूनिक में बेसिकली यहां पे क्या हो गया, सपोज कि क्लाइंट ने बोला कि उसको जो कंपनी शराब बनाती है उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। नाउ दैट सीन कि वो जो कंपनी शराब बनाती है या जो वो कंपनी आर्म्स वाली है, मतलब कि वेपन्स बनाती है, उसमें वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। अगेन हर एक पर्सन ऐसा नहीं होता, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो ये जो आपका सिनारियो है, जो आपकी सोच है वो यूनिक है, तो हर बंदे की सोच वैसे नहीं होती। तो हम यहाँ पे वो पॉइंट लिख रहे हैं, सपोज कि जैसे
कि अगर लेट्स से कि मेरा जो क्लाइंट है अगर वो लेट्स से मुस्लिम है, तो कई बार वो मना कर देता है कि मुझे बॉन्ड में पैसा नहीं लगाना, क्योंकि वहां पे बॉन्ड में जो होता है इंटरेस्ट होता है उसको सही नहीं माना जाता एज पर शरिया लॉ। तो ये दैट थिंग इज यूनिक। तो ये जो आपका सिनारियो है वो कहीं ना कहीं यूनिक है, वो डिपेंड करता है केस बाय केस बेसिस पे यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका आईपीएस था यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में हमको यहाँ पे समझना पड़ता है उसका रिस्क, उसका रिटर्न, ठीक है, और उसके जो कंस्ट्रेंट। देखो एक चीज यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है, यहाँ इस ये नहीं है, ये आर ये आपके गोल्स हैं, दीज आर योर ऑब्जेक्टिव्स, ये आपके गोल्स हैं आपके, और ये जो 5 है ये फिर आपके लिए है कंस्ट्रेंट। अगेन डोंट वरी, ये इसमें आपको दिक्कत आ रही हो, एक चैप्टर ऑलमोस्ट शायद उसका नंबर 86 है मेरे ख्याल से, 86 पूरा एक चैप्टर इसी पे बेस्ड है, आईपीएस पे। लाइक आई सेड कि आप लेवल 3 में जब आप आओगे, आप वहां पे क्लाइंट का पोर्टफोलियो मेंटेन, आप वहां पे मैनेज करते हो। पेपर में कई बार ऐसा आता है कि आपको वहां पे ये सारे पॉइंट लिख के आने हैं कि जो हमारा म्यूचुअल फंड है या फिर जो हमारा पोर्टफोलियो है उसमें क्या क्या है, रिस्क क्या रिटर्न, तो ऐसे आता है। तो ये फिर आप दोबारा पढ़ोगे, ठीक है, व्हेन वी डू द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बट फिलहाल के लिए आपको एक बेसिक पता होना चाहिए कि RRTTLLU, रिस्क, रिटर्न, टाइम, टैक्स, लीगल, लिक्विडिटी और यूनिक, ये सारे आपके पार्ट होते हैं आईपीएस के। ठीक है, क्या कहा यार मुन्नाल, क्या कहा? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, रिस्क और रिटर्न एक्चुअली हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो क्लाइंट है वो उसकी दो चीजें, क्या उसकी एबिलिटी है और क्या उसकी सोच है रिगार्डिंग रिस्क। ठीक है, तो क्या उसकी है कि विलिंगनेस, मतलब व्हेन आई से, जब हम बात करते हैं कि क्या उसकी क्षमता, एबिलिटी की उसकी क्या है, तो उस केस में कि वो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, सैलरी कितनी है, 3 लाख है या फिर 30,000 है, ये आपकी शो करता है एबिलिटी। आपकी जो सैलरी फिक्स आती है या आपका प्रॉफिट आपका आता है बिजनेस का, जो कि वहां पे आपका होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है यहाँ पे। हाँ, लेवल 3 में आपके पास चॉइस होती है, लेकिन मानव पोर्टफोलियो आता ही आता है। लेवल 3 में आपके पास 65% जो सिलेबस है वो सेम है, 35% में आपके पास चॉइस होती है जिसमें पोर्टफोलियो आपका मैंडेटरी है। जो मैं बता रहा हूं आईपीएस वगैरह, ये फिर आपके लिए मैंडेटरी में आता है, ये आपको करना ही पड़ेगा। क्या मतलब, क्या बताऊं स्पेसिफिक, क्या बताऊं मृणाल, आपका डाउट क्या है, सॉरी मैं समझा नहीं। ठीक है, तो इस केस पे आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आप क्लाइंट का पोर्टफोलियो मैनेज करते हो यहाँ पे सीधी लाइन कि वो उसके लिए सूटेबल होना चाहिए यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या उसके नीड्स है और क्या उसके सिनारियोस हैं यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे, और हमको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आईपीएस आपने बनाया है ये आप यहाँ पे हर साल उसको चेक करते हो और उसको यहाँ पे आप अपडेट करते हो, एटलीस्ट एनुअली, साल में एक बार आप उसको जरूर अपडेट करते हो। यहाँ पे आपको यहाँ पे ये चेक करना पड़ता है, नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि क्लाइंट का पैसा आप कई जगह इन्वेस्ट करो, ना कि खाली एक ही जगह पे। क्योंकि अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है अलग अलग शेयर्स में, तो सारे एक साथ नहीं डूबते। सपोज कि अगर लेट्स से कि ये वाली कंपनी में लॉस हो गया, तो एटलीस्ट बाकियों में सेम सेम ऐसा लॉस ना हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में वी ट्राई टू डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो, हम उसका पैसा कई जगह इन्वेस्ट करते हैं ताकि जो सारा पैसा एक साथ ना डूबे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कि मैंने अगर क्लाइंट का पैसा कुछ पुट कर रखा है शेयर्स में और कुछ मैंने पुट कर रखा होता ऑयल में, तो हुआ क्या था कि शेयर मार्केट डाउन थी लेकिन जो ऑयल था वो बढ़ गया था यहाँ पे। तो इस केस में इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो क्लाइंट का पैसा मैनेज करते हो उसको डाइवर्सिफाई करो यहाँ पे। इफ क्लाइंट वांट टू टेक रिस्क,
देखो यहाँ पे प्रदीप जो आप पूछ रहे हो ना वो हम ऐसे कवर करते हैं पोर्टफोलियो में, लेकिन सबसे मेन जो चीज होती है वो होती है एबिलिटी। अगर क्लाइंट जो मर्जी बोलता है, सपोज कि क्लाइंट अगर मान लो क्लाइंट कमाता है मंथ का कमाता है 20,000 और वो कहता है कि उसको लेना है रिस्क, तो उसकी नहीं एबिलिटी नहीं है तो हम उसके लिए रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन अगर मान लो कि क्लाइंट पे, लेट्स से क्लाइंट बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन उसको लेना नहीं है रिस्क, तो हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी भी वे में उसको नहीं करेंगे मैनिपुलेट। फाइनली करेंगे वही जो क्लाइंट बोलेगा। लेकिन जब उसकी क्षमता नहीं है, जब लेट्स से कि वो इतना नहीं कमाता, तो हम मानेंगे कि उसका रिस्क लेवल लो है। मतलब मेन आपकी होती है, ठीक है, कि अगर सपोज कि आपकी है एबिलिटी है, आपकी ये आपकी हाई है, लेकिन आपकी विलिंगनेस नहीं है, आपकी अगर इच्छा नहीं है रिस्क लेने की, ये नहीं है, तो उस केस में हम उसको समझाएंगे, मानता है ठीक है, वरना हम उसके रिस्क को कम ही लेंगे। लेकिन अगर मान लो कि जो क्लाइंट की एबिलिटी नहीं है, विलिंगनेस है, और भाई तेरी जेब में पैसे नहीं है, तो फिर उस केस में उसके हम रिस्क के लेवल को लो ही मानेंगे। यहां पे उसकी क्षमता है और उसकी सोच भी है, तो इस केस में वो जो उसका रिस्क लेवल है वो ज्यादा हो गया, वो पर्सन रिस्क ले सकता है। इस तरीके से काम करते हैं यहां पे। होपफुली दिस पार्ट इज ओके। 60 प्रदीप, ठीक है। तो ये था आपका, ओके। देखो ठीक है, बोलता है सपोज कि मान लो कि सपोज कि एक मेरा क्लाइंट है, लेट्स से कि वो 70 ईयर्स का है, और उसने बोला कि वो पैसा लगाना चाहता है ऑप्शंस में। अगर यहाँ पे क्लाइंट 70 ईयर्स का है तो उसकी एबिलिटी नहीं है रिस्क लेने की, तो उस केस में हम उसका पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हम उससे हम उससे बात करेंगे कि सर देखिए, ये आप पैसा लगाने की कोशिश कर रहे हो, आपका एज 70 है, आपके लिए वो सूटेबल नहीं है, मत लगाइए। लेकिन फाइनली करेंगे वही जो क्लाइंट बोलेगा। तो हम जब तक जो अपना कंसर्न है वो क्लाइंट से शेयर नहीं करते, तब तक हम उस पर एक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। सो अंटिल यू डिस्कस योर कंसर्न विद द क्लाइंट, तो पहले आप फिर अपनी कंसर्न डिस्कस करोगे कि यार सर ये मत करो, बहुत रिस्की है, क्या कहते हैं, बहुत बहुत इसमें नुकसान हो सकता है। बट अल्टीमेटली फाइनली अगर वो क्लाइंट नहीं मानता तो भाई ले कर जो मर्जी कर, ठीक है, बट स्टिल हम उसको पहले समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मेन जो हमारा काम है कि हमको उसका पैसा मैनेज करना है एज पर आईपीएस। हमको उसको जो फाइनली पैसा मैनेज करना है, दैट पैसा मैनेजमेंट मस्ट बी एज पर द क्लाइंट का सिनारियो और आईपीएस। अगेन अब इसमें एडवाइस कि आपको आईपीएस को लगातार मेंटेन करना है और रिव्यू करना है कि वो क्लाइंट के लिए सूटेबल होना चाहिए यहाँ पे। और इस केस पे यहाँ पे कि क्या उसके सिनारियो चल रहे हैं और क्या उसकी नीड्स है, वो आपकी डिटेल में मेंशन होना चाहिए। व्हाई दिस आईपीएस इज वेरी नीडेड। हम यहाँ पे आईपीएस बनाते क्यों हैं? आईपीएस हम इसलिए बना रहे हैं, सपोज कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ और मैंने अगर जॉब छोड़ दिया, तो जो नया पर्सन आए वो समझ सके कि क्लाइंट को क्या चाहिए, वो उसका पैसा मैनेज कैसे करना है, वो नेक्स्ट पर्सन समझ सके मेरे जॉब छोड़ने के बाद। इसीलिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पे आईपीएस होना चाहिए। उसके अलावा लेट्स से कि मैं आपका फंड मैनेज कर रहा था, उस केस में यहाँ पे लेट्स से कि आपने मेरे पे केस कर दिया, तो जो फिर आईपीएस है वो मेरा एक लीगल प्रूफ काम करता है कि मैंने जो पैसा मैनेज करा आपका, वो मैंने आपकी नीड के हिसाब से करा था। तो ये जो आईपीएस है ये फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए सेफ्टी भी है, प्लस अगर मान लो कि मैं जॉब छोड़ के चला गया, तो जो नया पर्सन आएगा वो फंड को कैसे संभालना है वो पूरा जान सकेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कि आप कहना कि जो फिर क्लाइंट के कंस्ट्रेंट है उसको आपको देखना पड़ता है। एक्चुअली होता क्या है कि हम आईपीएस को कंबाइन करते हैं कि हमारी मार्केट में क्या चल रही है, एक्सपेक्टेशन। सो कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन।
कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन। हम इसमें यहाँ पे ये करते हैं, सपोज कि शेयर मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, हम आईपीएस को यहाँ पे कंबाइन करते हैं सीएमई से। ये कैपिटल मार्केट आपका एक सेपरेट बुक है लेवल 3 में, ठीक है, और फिर हम उसका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम जो उसका पैसा बांटते हैं कि शेयर्स में कितना लगाना है, बॉन्ड में कितना लगाना है, तो उसके बाद में हम करते हैं, हम आईपीएस को कंबाइन करते हैं सीएमई से। उसके अब वो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे ये प्लान करते हैं कि शेयर्स में डालेंगे 40%, बॉन्ड्स में डालेंगे 30%, प्रॉपर्टीज में डालेंगे 20% एंड सो ऑन। यहाँ पे ये जो चीज अब मैं कर रहा हूं कि शेयर्स में 40, बॉन्ड में 30, ये इसको बुलाते हैं एसेट एलोकेशन। तो आप कहीं ना कहीं यहां पे आईपीएस को कंबाइन करते हो मार्केट में क्या चल रहा है, एंड उसके बेसिस पे आप करते हो एसेट एलोकेशन कि आपका पैसा कहां का इन्वेस्ट करना है, शेयर्स में कितना करना है, बॉन्ड्स में कितना करना है, प्रॉपर्टी में कितना करना है, गोल्ड में कितना करना है, ये उसके बेसिस पे आप करते हो यहां पे, ठीक है। तो ये आपका था 3C सुटेबिलिटी, आई थिंक, या ओके। एक बार यहाँ पे फाइनली, एक बार यहाँ पे हल्का सा एक मैं आपको जल्दी से करवाया था यहाँ पे, सबसे आगे मैं मेन करवा रहा हूँ। तो इसमें हमारा पहले हमारा 2A हमने किया था। 2A में ये था कि उसमें था हमारा मोसेक थ्योरी कि आपको कोई भी जानकारी, ठीक है, मतलब कि कोई भी आपको प्राइवेट जानकारी के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना, ना ही आपने किसी को लेने देना है। उसका एक वो था एक्सेप्शन था, वो था मोसेक थ्योरी कि आप अगर खुद से करते हो रिसर्च तो उसके बेसिस पे आप वहां पे ट्रेड वगैरह ले सकते हो यहाँ पे। ये 2A था आपका यहाँ पे। फिर हमने बात करा था 2B, जिसमें था मार्केट मैनिपुलेशन कि आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आप मार्केट को मैनिपुलेट करो। उसमें हमने बात किया था पंपिंग एंड डंपिंग कि गलत जानकारी डाली, प्राइस ऊपर, देन शेयर को डंप कर दिया, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी। उसके अलावा इसी में 2B में हमने